हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसका क्लास नंबर 8। आज के सेशन में हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं, ये रहा आपके सामने है अरिथमेटिक प्लस डीआई सेट नंबर 1। अभी देखिए हमने टोटल 7 क्लासेस सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, तो वो सारा चीज क्या था, वो सारा वन लाइनर्स था। तो इसलिए मैं एकदम स्क्रैच से लेके हाई लेवल तक भी मैंने आपको करवा दिया। तो हाई लेवल यानी प्रीलिम्स तक का आपका कवर हो जाएगा, बट उसमें मेंस का नहीं होगा। ऑब्वियसली ये मेंस का क्रैश कोर्स नहीं है। तो बट इसमें अरिथमेटिक प्लस डीआई में क्या है कि अरिथमेटिक में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, नेमली आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड देन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अब ये सारा चैप्टर्स अगर मैं एक एक करके लेना शुरू करूं, उन सारे चैप्टर्स का एक एक वैरायटी के क्वेश्चंस को अगर मैं लेना शुरू करूं, देन एग्जाम्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्रैश कोर्स का पॉइंट ऑफ व्यू ही वही है कि आपको मैं कुछ सिखा भी दूंगा एंड साथ साथ में एक प्रैक्टिस ओरिएंटेड क्लासेस भी हो जाएगा। एरिथमेटिक में या डीआई के क्वेश्चंस को आपको देख के जरूर ऐसा लगेगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस शायद ही एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस एसबीआई क्लर्क के हिसाब से थोड़ा ज्यादा टफ लग रहा है। ये क्वेश्चन या तो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, मेंस में तो नहीं, बट हाँ अगर मैं बोलूं कि आरआरबी क्लर्क मेंस में पूछे जाने लायक क्वेश्चंस हैं, तो मैंने इसीलिए थोड़े बड़े क्वेश्चन, 7-8 लाइन वाले क्वेश्चंस या थोड़े टफ क्वेश्चंस लिए हैं, सो दैट एक ही क्वेश्चंस को करते करते मैं आपको 2-3 कंसेप्ट समझा पाऊं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मिल्क एंड वाटर का कुछ रेशियो है, उसमें कुछ मिल्क ऐड किया है, तो अल्टीमेट रेशियो कितना हो जाएगा। तो ये सारा हो गया कि एकदम ऑन द गो क्वेश्चंस है, बट उसमें वेरिएबल डाल देना कि हमने मिल्क एक्स यूनिट ऐड किया है या फिर वाटर वाई यूनिट ऐड किया है, फिर रेशियो क्या होगा, और साथ में मैंने और भी कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया आपको। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो उसमें क्या होगा ना, आपके दिमाग के फोल्ड्स खुलेंगे। ठीक है, एंड आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा एंड आपका आईक्यू भी इंप्रूव होगा। ओके, सो विद दिस नोट, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आज हमारे साथ हमारे एक स्टूडेंट भी सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वो भी देखने आए कि कैसे रिकॉर्डिंग वगैरह होता है। हालांकि वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है, वो अभी मोबाइल ही अपना देख रहा है। ओके, सो अ मिल्कमैन मेड a 432 liters mixture of milk and water in which the quantity of water was 28.57 less than that of the milk. Okay, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पे ना हम लोग रेशियो लिख लेते हैं, राइट, कि अगर 432 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, तो इसमें वाटर का क्वांटिटी क्या है, 28.57। सो 28.57 मैंने आपको सेकंड या थर्ड क्लास में परसेंटेज टू फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन टू परसेंटेज में बताया था। क्या होगा, मिल्क और वाटर अगर है और 28.57 क्या होता है, 28.57 आपका होता है 2/7, राइट, ये होता है 2/7। तो यहां पे क्या बोला है, यहां पे उन्होंने बोला है क्वांटिटी ऑफ वाटर was 28.57% लेस देन दैट ऑफ मिल्क। कम है, मिल्क से कम है, यानी मिल्क विल बी आवर बेस। तो ये अगर 7 है, 7 यूनिट है, ये कितना होगा, ये 5 यूनिट होगा, राइट। ओके, अब देखो टोटल कितना यूनिट्स हो रहा है, टोटल रेशियो कितना है, टोटल रेशियो यहां पे 12 यूनिट्स का है। टोटल वाटर और मिल्क मिला के 12 यूनिट्स है, और ये एक्चुअली में कितना है, 432 लीटर्स है, isn't it? ये एक्चुअली में है 432 लीटर्स, राइट। तो अगर मैं 12 से इसको कैंसिल करूं तो 12 3 36 72, सो 1 यूनिट बराबर 36 आ जाएगा। अगर 1 यूनिट बराबर 36 आता है तो मिल्क हमारे पास कितना है, इंटू 36 कर लो आप, तो आ जाएगा यहाँ पे 252। ठीक है, और वाटर कितना है, इंटू 36 कर लो, तो 5 इंटू 36 आ जाएगा 180, राइट। तो मिल्क हमारे पास आ गया 252 लीटर्स एंड वाटर हमारे पास आ गया 180 लीटर, राइट। ओके, उसके बाद क्या बोला है, इफ ही एडेड x minus 12 liters more milk, then water would constitute 2/5 of the mixture। अगर वो कुछ वाटर ऐड कर दे, ठीक है, चलो ये हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं, हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं इस चीज को, नहीं तो जगह नहीं होगा शायद। तो मिल्क और वाटर, तो हमको ये मिल चुका है कि मिल्क कितना है
252 लीटर्स है और वाटर कितना है 182 लीटर है। अभी अगर मैं x माइनस 12 मिल्क ऐड करूं तो जो वाटर होता है वो वाटर 2/5 हो जाता है। आप देख लो यहां पे लिखा हुआ है कि if he added x minus 12 liters of milk then water would constitute 2/5 of the mixture। तो if water is 2/5 of the mixture यानी वाटर 5 भाग में से 2 है तो मिल्क कितना होगा 5 भाग में से 3। तो अगर मैं मिल्क ऐड करता हूं देन ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है ये नहीं बोला है, अगर मैं ऐसा करूं देन ऐसा होगा। तो अब आप रेशियो मैच कर लो, अगर 2 यूनिट इज 180 यानी 90 का एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो फिर ये कितना होगा, यहां पे भी एक 90 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 270। तो अगर मिल्क टोटल 270 आता है यानी मैंने 252 के साथ कितना ऐड किया होगा 18 ऐड किया होगा, मतलब x माइनस 12 लीटर्स का वैल्यू कितना है 18 है। तो 12 इस तरफ आ जाएगा, ये आके आपका x का वैल्यू निकल जाएगा 30। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही कैच पॉइंट था। जो स्टार्टिंग वाला रेशियो में स्प्लिट करने वाला पार्ट था वो तो नॉर्मली किसी भी क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा क्लमजी बनाया था इस क्वेश्चन को सो दैट एक वेरिएबल हम लोग घुसा दे एंड देन इस चीज को स्टूडेंट्स को समझने के लिए दे। ओके, अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, क्योंकि हमको x का वैल्यू 30 पता चल गया है, इंस्टेड यानी इफ यहां से जो पार्ट शुरू हुआ था कि अगर वो ऐसा करता तो ऐसा होता, बट इंस्टेड अगर वो 2x माइनस 12 लीटर वाटर एंड x प्लस 3 लीटर मिल्क ऐड करता देन आपको रेशियो निकालने बोला है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, फिर से हम लोग ओरिजिनल सिचुएशन में चले जाते हैं कि मिल्क कितना था 252 और वाटर कितना था 180। अभी अगर वो 2x माइनस 12 लीटर वाटर ऐड करता तो 2x माइनस 12 2 इंटू 30 सॉरी 2 इंटू 30 कितना हो गया 60, 60 माइनस 12 कितना हो गया 48। अगर वो 48 वाटर ऐड करे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 228 हो जाएगा। एंड मिल्क x प्लस 3 बोला था ना, x प्लस 3 यानी 33, तो मिल्क अगर 33 लीटर ऐड करेगा तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 287 हो जाएगा। तो अभी अगर आपको बोलेगा कि रेशियो निकालने तो रेशियो कितना निकलेगा, आप देख लो 12 15। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे एक गलत है, ये 5 आएगा, हाँ अभी 8 10 15, ये 3 से जाएगा तो कितना होगा 995, ये भी 3 से जाएगा तो 776 76 और 95 देख के आपको लगेगा कि 19 का टेबल आ रहा है, 19 इंटू 5 एंड 19 इंटू 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया अल्टीमेटली 5:4 होगा नहीं इसका, तो नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर, राइट। अच्छा, सो मैंने जैसे पहले ही बोला था कि ये क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा नहीं कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, बट एस बिकॉज मैं अरिथमेटिक का एक एक चैप्टर आपको नहीं पढ़ा सकता, वो अभी क्रैश कोर्स के अलाइनमेंट में फिट नहीं बैठेगा एंड एग्जाम भी सामने है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को करते करते आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक तो रेशियो से कैसे स्प्लिट करना है, ठीक है, फिर अगर वेरिएबल आ जाए तो उसको कैसे देखना है, एंड अल्टीमेटली तो ये तो चलो सिंपल बेसिक मैथ था। ठीक है, तो अगर ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन होता तो प्रोबेबली यहां से लेके यहां तक होता एंड लास्ट में यहां से लेके यहां तक होता। ठीक है, ऐसा कोई एक बेसिक क्वेश्चन होता, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, so let's solve the next question. Okay, now this is again a kind of question, quantity 1 quantity 2 टाइप का क्वेश्चन है, जो कि आपको ज्यादातर मेंस में ही दिखेगा, बट प्रीलिम्स में भी अक्सर पूछा जाता है। अगर वन लाइनर क्वेश्चन है तो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 दे देते हैं, मे नॉट बी इन एसबीआई क्लर्क बट फॉर श्योर इन एसबीआई पीओ एग्जाम। ओके, तो अगेन इस क्वेश्चन को भी लेने का एक ही मोटिव है कि मैं करूंगा तो एक ही क्वेश्चन, बट आपको दो वैरायटी का क्वेश्चन आपको मैं सिखा दूंगा। ओके, सो P एंड Q टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। ठीक है, तो P और Q मिलके एक पूरा काम 16 दिन में खत्म कर लेते हैं। चलो, एफिशिएंसी ऑफ P इज 100% मोर देन द एफिशिएंसी ऑफ Q। तो अगर मैं P और Q का एफिशिएंसी का रेशियो लिखूं तो बोला है कि P का एफिशिएंसी 100% ज्यादा है, यानी अगर मैं इसका 1 लेता हूं तो इसका पूरा 100% मोर
नॉट 100%, अगर बोला इज 100% ऑफ देन 1 होता, 100% मोर बोला है तो 1 पे 1 ज्यादा, 1 पे 1 ज्यादा यानी 2। ओके, देन आर अलोन कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज। अब इधर से आप आर का भी एफिशिएंसी लिख सकते हो अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो। ओके, अभी देखो पहले लाइन में हमको क्या बोला था कि पी और क्यू मिलके कोई काम 16 डेज में कर लेते हैं। अब यहां पे बोला है आर अकेले मिलके तो नहीं, आई मीन आर अकेले 16 दिन में पूरा काम खत्म कर लेता है। अब इसका मतलब क्या है कि पी और क्यू को मिलके जितना एफर्ट देना पड़ता है वही एफर्ट आर अकेले दे देता है, यानी पी और क्यू का मिला के जितना एफिशिएंसी होगा वो एफिशिएंसी आर का अकेले का हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलो इन हाउ मेनी डेज पी एंड आर टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। तो पी और आर से अगर मैं ये काम करवाऊं, ठीक है, तो ये काम कितने दिन में खत्म होगा? तो पहले तो काम निकालो कि काम है कितना, ठीक है, तो टोटल वर्क है कितना, व्हाट इज द टोटल वर्क? वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। यहां पे बोला था कि पी और क्यू मिलके 16 दिन में काम खत्म कर लेते हैं, तो वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी, इन दोनों का एफिशिएंसी देखो भाई कितना है, 3 है, और ये दोनों मिलके 16 दिन में काम खत्म करते हैं। सो व्हाट इज वर्क? द वर्क इज 48 यूनिट्स। आप यहाँ पे यूनिट्स की जगह कुछ भी लिख सकते हो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, लाइक 48 डॉल्स, 48 चेयर्स, 48 कंप्यूटर्स, एनीथिंग। ओके, अभी हमको बोला था कि भाई टाइम निकालो, टाइम निकालो। ओके, हाउ मेनी डेज, टाइम क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। किसका टाइम निकालना है? पी और आर का, पी आर का टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। सो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। तो 48/5 कितना हो जाएगा? 9.6। तो ये आ गया अपना क्वांटिटी 1 का वैल्यू, ये आ गया अपना क्वांटिटी 1 का वैल्यू। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वांटिटी 2, ठीक है। तो क्वांटिटी 2 देखेंगे कि क्या है, चलो देखते हैं। P अलोन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। P कोई काम 15 डेज में खत्म कर देता है, एंड Q अलोन कंप्लीट द वर्क इन 30 days. Q alone complete the work in 30 days. Efficiency of R is 50% of the efficiency of Q. अब R कितने दिन में करता है ये भी आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो आप कर पाओगे। जैसे कि efficiency of R is 50% of the efficiency of Q, यानी R का जो क्षमता है, R का जो पोटेंशियल है वो Q का आधा है। अगर उसका एफिशिएंसी, अगर उसका पोटेंशियल कैपेबिलिटी Q का आधा है, यानी उसको वक्त डबल लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो Q को अगर 30 डेज लगता है एंड R का जो कैपेबिलिटी है वो Q का आधा है, तो इसको समय तो डबल लगेगा ना, तो उसको टाइम लगेगा 60। अब आप एलसीएम ले लो जिससे आपको टोटल वर्क एक मिल जाएगा। तो 15, 30 और 60 का एलसीएम क्या होगा? 60 ही होगा। ओके, अब ये जो 60 यूनिट वर्क है, अब ये जो 60 यूनिट्स वर्क है ये P 15 दिन में करता है, यानी P का एफिशिएंसी क्या हो गया? 4 यूनिट पर डे, ठीक है, या R पर डे लिखा हुआ है। ओके, ये 60 यूनिट वर्क क्यों करता है 30 डेज में? सो पर डे का उसका एफिशिएंसी 2 हो गया, पर डे का एफिशिएंसी नहीं, आई मीन पर डे का वर्क। ओके, और ये 60 यूनिट वर्क R 60 डेज में करता है, तो इसका एफिशिएंसी हो गया 1 यूनिट पर डे, ठीक है। सो ये निकल गया P Q R का एफिशिएंसी 4, 2 और 7। ओके, उसके बाद क्या बोला है आगे? इफ P and Q started the work and after 3 days R joined, then with them how many days required to complete the whole work? ओके, तो यहां पे क्या बोला है कि P और Q ने काम शुरू किया, तो P और Q ने काम शुरू किया तो 4 यूनिट 2 यूनिट डेली का 6 यूनिट का काम कर लेंगे वो लोग, और उन्होंने काम किया 3 दिन तक, ठीक है। तो 6 यूनिट का काम P डेली 4 यूनिट करता है, Q डेली 2 यूनिट करता है, 6 यूनिट का काम उन्होंने 3 दिन तक किया, तो 18 यूनिट्स का काम वो ऑलरेडी हो चुका है। अब बचा हुआ कितना है? रिमेनिंग जो है वो है 42 यूनिट्स का काम बचा हुआ है। अब ये 42 यूनिट्स का काम कौन करेगा? देखो, अक्सर
स्टूडेंट्स पढ़ने में गलती करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये 42 यूनिट्स का काम आर करेगा, आर अकेले करेगा। यहाँ पे बोला है आफ्टर 3 days आर ज्वाइंड विद देम, यानी पी और क्यू छोड़ के नहीं गए, वो लोग तो है ही, बट पहले 3 दिन सिर्फ पी और क्यू ने काम किया, एंड फिर 3 दिन बाद फ्रॉम द 4th day ऑनवर्ड्स आर भी उनके साथ ज्वाइन हुआ। तो अभी जो एफिशिएंसी से काम होगा वो होगा 4 + 2 + 1, 7 के एफिशिएंसी से डेली 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 काम होगा। ठीक है, तो 7 + 7 + 7 + 7 ऐसा कर करके मुझे ये वाला काम पूरा करना है। तो मुझे टाइम कितना लगेगा, 42 / 7, तो मुझे टोटल कितना लगेगा, 6 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, अच्छा अगेन और एक गलती यहां पे बोला है हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क, नॉट दैट अमाउंट ऑफ वर्क जिसमें आर आके बैठा है। ठीक है, तो आर जब से आके बैठा तो आर ने पी और क्यू के साथ 6 दिन काम किया, क्योंकि 42 यूनिट का काम 6 दिन में हुआ है। इससे पहले ऑलरेडी 3 दिन का काम हुआ है, तो टोटल जो टाइम लग रहा है, टोटल टाइम हो जाएगा 9 days। ये हो गया अपना क्वांटिटी 2, और क्वांटिटी 1 कितना निकला था, 9.6। सो फॉर श्योर क्वांटिटी 1, ऑप्शन नंबर ए, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ठीक है, तो मैंने अभी आप लोग शायद मेरे फ्लो के साथ थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्यों थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस लिए, सो दैट एक ही क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट में बता पाऊं। ठीक है, अदरवाइज अरिथमेटिक इतना सारा चैप्टर है, मैं कैसे आपको मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा। ओके, चलो, तो ये पेज मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा था, चलो हमको तो चाहिए नहीं ये पेज अभी। ओके, अब ये भी एक सिंपल सा येट थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। ठीक है, सो देखते हैं जल्दी जल्दी। P&Q started a business with investments of ₹6800 and 10200। अब यही पे ना आप लोग क्या करो, अगर आपको पार्टनरशिप का थोड़ा भी पहले का कंसेप्ट आता है, ठीक है, आपने देखा होगा ऐसा कि हम लोग जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उसको ना आप रेशियो में ही ले लो। ठीक है, तो P/Q, तो मुझे क्या निकालना है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम, आप कितना पैसा लगा रहे हो और इनटू कितने वक्त के लिए लगा रहे हो, राइट। तो इस देखो अल्टीमेटली अगर आपको रेशियो निकालना ही है ना, तो ये जो कैपिटल उन्होंने लगाया है इसका भी पहले से रेशियो निकाल लो। 0 तो चला ही जाएगा, 17 से काटोगे तो ये 4 बार होगा, और 17 से काटोगे तो ये 6 बार होगा। ठीक है, हो गया 68, 85, 102, चलो सही है। ओके, अब इन्होंने पैसा कितने टाइम के लिए रखा है देखते हैं। इन्वेस्टेड दिस मच रेस्पेक्टिवली, एंड द इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ P and Q इज 6 months and 8 months रेस्पेक्टिवली। यानी P ने रखा है 6 महीने के लिए पैसा और Q ने रखा है 8 महीने के लिए पैसा। अब ये हो गया ओवरऑल इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो। क्या होगा यहाँ पे, 6 और 6 कट जाएगा, 4 कटेगा 2 से, 8 कटेगा 2 से, सॉरी 4 तो कटेगा 4 से भाई, 8 कटेगा 4 से, सो 1:2 का रेशियो आ गया। यानी बिजनेस के एंड में, आई मीन साल के एंड में, साल के एंड का बिजनेस अगर हम लोग देखें, 1 साल का 2 साल के एंड में जब हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करने बैठेंगे तो प्रॉफिट भी किस रेशियो में, किस प्रोपोर्शन में डिवाइड होगा, 1:2 के रेशियो में प्रॉफिट इन दोनों के बीच में डिवाइड होगा, राइट। ओके, बट यहां पे एक कैच है। द कैच पॉइंट इज each of them took ₹170 per month as salary from the total profit and then divided the remaining amount in the ratio of their investment। तो ऐसा नहीं है कि अगर उनको 1 लाख रुपए मिल रहा है तो 1 लाख रुपए लाइक डायरेक्टली, अच्छा 1 लाख तो चलो 3 के रेशियो में नहीं जाएगा, मैं ऐसा कुछ ले लेता हूं। मान लो अगर उनको 3 लाख रुपए मिल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये 3 लाख रुपए डायरेक्टली 1 लाख और 2 लाख में बढ़ जाएगा। पहले वो लोग 170 पर मंथ करके सैलरी उठाएंगे अपना। तो मान लो सैलरी उठाया, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं कैजुअल, ठीक है, सैलरी उठाया उन्होंने, तो उनके पास बचा 2.5 लाख रुपए। अब ये 2.5 लाख रुपए, ये 2,50,000 रुपीज 1:2 के रेशियो में डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है? तो चलो इस चीज का हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं एक चार्ट बना देता हूं, ये एक P, ये Q, ठीक है, ये हो गया उनका सैलरी,
ये हो गया उनका प्रॉफिट, ठीक है, और ये हो गया उनका टोटल प्रॉफिट, ठीक है। तो 170 करके 6 महीना, ये किसका सैलरी है? पी का है, क्योंकि पी ने 6 महीने ही पैसा रखा था। तो 17 6 102 और साथ में 0, तो पी का सैलरी कितना है? 1020। 170 करके 8 महीना, क्योंकि क्यू ने 8 महीना पैसा रखा था, तो 17 इंटू 8 136, साथ में एक 0, सो 1360 रुपए इसका सैलरी है। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब ये दोनों टोटल कितना हो गया? 2380 रुपीज, ठीक है। ये 2380 रुपीज उठाने के बाद, विड्रॉ करने के बाद प्रॉफिट में और जितना बचेगा, अब वो प्रॉफिट 1:2 में डिवाइड होगा, राइट? ओके, अभी यहां पे देखते हैं टोटल प्रॉफिट एंड देन डिवाइडेड इन द, ओके, इफ क्यू गॉट टोटल प्रॉफिट बोले तो प्रॉफिट प्लस सैलरी, ठीक है, 4760, यानी ये जो क्यू का टोटल है, ये क्यू का टोटल कितना है? 4760। तो आप बताओ कि उसका प्रॉफिट शेयर कितना होगा? इससे ये वाला माइनस कर दो, 60 से 60 जाएगा तो 00 होगा, 7 से 3 जाएगा तो 4 होगा, 4 से 1 जाएगा तो 3 होगा, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होगा आपके सामने कि 170 इंटू 170 पर मंथ करके 8 मंथ का क्यू का सैलरी इतना है, बाकी प्रॉफिट का जो शेयर का डिवीजन है वो इतना है, और टोटल उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है? दिस, ठीक है। सो टोटल प्रॉफिट मींस सैलरी प्लस प्रॉफिट का शेयर, सैलरी प्लस प्रॉफिट का शेयर। अब बताओ कि पी को कितना मिलेगा? हमको पता है कि ये सैलरी विड्रॉ करने के बाद जितना बचा था इस रेशियो में डिवाइड किया गया है। तो अगर क्यू को मिलने वाला पैसा इतना है, 2 यूनिट अगर 34 है, तो 1 यूनिट कितना होगा? 1700। तो यहां पे कितना हो रहा है देख लो, 2720, ठीक है। तो P का टोटल प्रॉफिट इतना है और Q का टोटल प्रॉफिट इतना है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, ओवरऑल बिजनेस से टोटल प्रॉफिट 0 हो गया, 2 और 6 8 हो गया, 7 और 7 14 हो गया, 2 और 4 6 और 7, ठीक है। तो 7480 विल बी योर आंसर, ठीक है। सो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहां तक कि हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं, ठीक है, यहां तक तो कुछ अलग नहीं लगेगा, पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, बट ये सैलरी वाला पॉइंट देके थोड़ा सा डिफरेंट बनाया गया क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हम, मैंने एक एक पेज एक्स्ट्रा तो छोड़ा था, बट किसी क्वेश्चन में लगेगा शायद। ओके, तो आप लोग को अगर थोड़ा सा कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग पॉज करके रिवीन करके फिर से देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए मैं समझा के फिर आगे बढ़ रहा हूं, रिपीट नहीं कर रहा हूं। ओके, देखो ये क्वेश्चन एक बार देख लो आप लोग, क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। ट्रेन ए टेक्स 62.5 seconds to cross a pole and 75 seconds to cross a cat running at a speed of 4 meter per second in the same direction as of the ट्रेन। बस यहां तक पढ़ो फिलहाल के लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला है पहले भी, मैंने 2-3 सिचुएशन इंक्लूड करके एक एक क्वेश्चन में डाला है। अगर ये अभी एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो रहा होता तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता, यहीं पे खत्म हो जाता है, एंड लास्ट में आपको कुछ एक चीज पूछ देता कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड ऑल दिस, ठीक है। बट 2-3 सिचुएशन मिला के है इसमें, इस क्वेश्चन में 3 सिचुएशन है टोटल। पहला सिचुएशन ये है कि एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर रहा है एंड वही ट्रेन एक कैट को क्रॉस कर रहा है, इन दोनों का कंपैरिजन, ये पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन, ये ट्रेन एक लंबे से दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रहा है। तीसरा सिचुएशन जिसमें क्वेश्चन पूछा गया कि अगर वो दूसरा ट्रेन इस पहले वाले ट्रेन को क्रॉस करे देन टाइम कितना लगेगा। तो 3 सिचुएशन का मिक्सचर है ये क्वेश्चन। चलो देखते हैं आराम से। सबसे पहले अपने दिमाग इस चीज पे लगाओ कि हमको देखो ये चीज तो पता है सबको, जिनको नहीं पता अभी सुन लो, रट लो, कुछ कर नहीं सकते बिकॉज अभी फाउंडेशन क्लासेस नहीं है, क्रैश कोर्स ही है, तो आपको याद ही करना पड़ेगा बिकॉज एग्जाम इज नहीं है। ओके, व्हेनेवर अ ट्रेन क्रॉसेस
वेरी नैरो और थिन ऑब्जेक्ट, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, कोई डॉग, कैट हो गया, पोल हो गया, पोस्ट हो गया, ठीक है। व्हेनेवर अ ट्रेन क्रॉसेस अ नैरो ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस कवर्ड इज इट्स ओन लेंथ, ठीक है। एंड व्हेनेवर अ ट्रेन क्रॉसेस अ ह्यूज ऑब्जेक्ट, जैसे प्लेटफॉर्म, ब्रिज, टनल, एंड मान लो कोई दूसरा और एक ट्रेन, तो जब भी किसी बड़े ऑब्जेक्ट को ट्रेन क्रॉस करता है, then the distance covered is length of the train plus length of the object, ठीक है। बट जब भी किसी छोटे चीज को ट्रेन क्रॉस करता है, तब डिस्टेंस कवर्ड इज लेंथ ऑफ द ट्रेन। तब भी एक्चुअली वैसा ही होना चाहिए था, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस ऑब्जेक्ट, बट तब वो ऑब्जेक्ट इतना ही छोटा होता है कि इसको एल के साथ ऐड करके नेग्लिजिबल आपको वेरिएंस मिलेगा, इसलिए हम लोग इसको स्किप कर देते हैं, राइट। चलो, तो अब जो ये पहला वाला जो सिचुएशन है, जिसमें एक पोल और एक बिल्ली का कंपैरिजन है, पोल एकदम पतला सा एक चीज होता है, ठीक है, एक नैरो ऑब्जेक्ट होता है, तो पोल को जब एक ट्रेन क्रॉस करेगा, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड, लेंथ ऑफ द ट्रेन, ओके। जब एक बिल्ली को एक ट्रेन क्रॉस करेगा, बिल्ली अगेन ट्रेन के कंपैरिजन में बहुत छोटा सा एक ऑब्जेक्ट है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड, लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब क्योंकि इन दोनों केसेस में द डिस्टेंस कवर्ड इज कांस्टेंट, तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, वी कैन ऑलवेज राइट कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। व्हेनेवर इन योर लाइफ द डिस्टेंस इज एवर कांस्टेंट, जैसे आप स्कूल से घर से स्कूल जा रहे हो, स्कूल से घर आ रहे हो, ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड ज्यादा होगा, आपका टाइम कम लगेगा, टाइम कम होगा, स्पीड ज्यादा लगेगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं ना, टाइम का रेशियो निकालते हैं। पहला सिचुएशन का पहला केस का टाइम है 62.5, दूसरे केस का टाइम है 75 सेकेंड्स। तो टाइम का अगर आप रेशियो निकालोगे, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इंटू 10 वगैरह ये सब मत करो, 25 से मत काटो, ठीक है, थोड़ा सा आप सोचो। 62.5% आपको पता है ना, 5/8 होता है। 62.5% का इनिशियल एकदम फंडामेंटल परसेंटेज कौन सा था, 12.5%। तो 12.5 के टेबल में काट दो ना, 12.5 इंटू 5, ठीक है, और 12.5 इंटू 6 हो गया, क्योंकि 12 इंटू 6 कितना होता है, 72, और 0.5 इंटू 6 और 3 होता है, तो 12.5 इंटू 6 कितना होगा, 75। तो 5:6 आ गया टाइम का रेशियो। तो भाई स्पीड का रेशियो क्या होगा, 6:5, ठीक है, ओके। अब इस सिचुएशन में ट्रेन का स्पीड है 6 यूनिट्स व्हेन द ट्रेन वाज क्रॉसिंग अ पोल, ठीक है। इस सिचुएशन में द स्पीड इज 5 यूनिट व्हेन द ट्रेन वाज क्रॉसिंग अ कैट। अब ये कैसे हो गया, स्पीड कैसे कम हो गया ट्रेन का, एक्चुअली क्या है, ट्रेन का स्पीड कम नहीं हुआ है, सिचुएशनल स्पीड है। अब देखो इस सिचुएशन में, ये जो सिचुएशन था, इसमें ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर रहा था, एंड पोल एक फिक्स चीज होता है, वो तो हिलता नहीं है, तो ट्रेन का स्पीड कितना है, 6 यूनिट। इस सिचुएशन में ट्रेन एक बिल्ली को क्रॉस कर रहा था, एक कैट को क्रॉस कर रहा था, एंड द कैट वाज मूविंग प्रोबेबली इन द सेम डायरेक्शन और डिफरेंट सेम डायरेक्शन ऑपोजिट हो, कुछ भी हो, ओके। सो द कैट वाज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो ये जो 5 यूनिट है, ये कैट का स्पीड भी नहीं है, ये ट्रेन का स्पीड भी नहीं है, ये उस सिचुएशन का स्पीड है, रादर ये रिलेटिव स्पीड है। और रिलेटिव स्पीड क्या होता है, सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो जाता है। यानी ये 5 कैसे आया होगा, ये 5 आया होगा 6 - 1 करके। तो ट्रेन का इंडिविजुअल स्पीड तो 6 है, वो तो हमको पता ही है, और बिल्ली का इंडिविजुअल स्पीड क्या है, 1 यूनिट है, और वो क्योंकि सेम डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड 6 - 1 करके ये 5 आया। समझ में आ गया, ओके। अब देखो यहां पे अगर दिया ही हुआ है कि बिल्ली का स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है, यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 4 मीटर पर सेकंड। तो फिर इस 6 यूनिट का, या इस 6 यूनिट का जो भी है, मतलब ये 6 हो, ये 6 हो, एक ही बात है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा, 24 मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट सिचुएशन को हमने सक्सेसफुली टैकल कर लिया, एंड हमने एक इंफॉर्मेशन ढूंढ के निकाला। वो इंफॉर्मेशन क्या है कि द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 24 मीटर पर सेकंड। अब हम लोग ट्रेन का लेंथ निकालते हैं, ये सिचुएशन हो या फिर ये सिचुएशन हो। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, दोनों ही सिचुएशन में हम लोग जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, दैट डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो या तो आप
6 इंटू 4, ठीक है, 6 इंटू 4 करके 24 आया, या तो आप 24 इंटू 62.5 करो, ठीक है, या फिर 6 यूनिट अगर 24 है तो 5 यूनिट कितना होगा, 20 होगा। आप 20 इंटू 75 करो, जो भी आपको सही लगता है, कंफर्टेबल लगता है, 6 इंटू 62.5 या फिर 20 इंटू 75, ठीक है। तो मैं 20 इंटू 75 कर रहा हूं, ज्यादातर स्टूडेंट्स वही करेंगे। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या आएगा, ट्रेन ए, लेंथ ऑफ ट्रेन ए कितना आएगा, 20 इंटू 75, 75 का डबल होता है 150 और साथ में एक 0, तो 150 मीटर का ये ट्रेन है। ओके, चलो हो गया इतना। अभी नेक्स्ट पेज में हम लोग करेंगे, बाकी देख लेते क्या है। इफ ट्रेन ए टेक्स 49.5 सेकेंड्स टू क्रॉस 975 मीटर लॉन्ग ट्रेन बी रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो ट्रेन ए है ये 49.5 सेकेंड्स तक दौड़ता रहता है और दौड़ के क्या करता है, 975 मीटर लॉन्ग एक ट्रेन क्रॉस करता है। अब देखो, अब यहां पे सिचुएशन चेंज हो गया। नाउ द ट्रेन इज गोना क्रॉस अ बिगर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ट्रेन एक बड़े से ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है, तो जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी 1500 प्लस 975, तो कितना होगा 2475, ठीक है। अब देखो, जो लोग पहली बार ट्रेन का क्वेश्चन कर रहे हो उनके लिए तो बहुत टफ है, ठीक है, जो जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत किया है उनको पता होगा। यहां पे लैंग्वेज ऐसा ही रहेगा कि द ट्रेन एक क्रॉसेस अ 975 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ठीक है, ट्रेन एक क्रॉसेस 975 मीटर लॉन्ग ट्रेन, लैंग्वेज ऐसा रहेगा, बट डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, इस ट्रेन का लेंथ प्लस खुद का भी तो लेंथ क्रॉस करना है ना, क्योंकि आपको तो क्रॉस करके जाना है ना, ऐसा नहीं कि आपका इंजन ने सिर्फ क्रॉस कर लिया, पूरा इंजन से लेके जहां तक लास्ट तक गार्ड बैठता है वहां तक वो पूरा ट्रेन अपना बॉडी पूरा वहां से निकालना पड़ेगा उसको। तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी दिस, एंड डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो 2475, अब देखो यहां पे जो स्पीड होगा ना, अगेन ये रिलेटिव स्पीड होगा, क्योंकि एक ट्रेन दूसरे और एक ट्रेन को क्रॉस कर रहा है। अब रिलेटिव स्पीड किस तरीके का होगा, प्लस में होगा या माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, क्योंकि यहां पे बोला था कि ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करता है, राइट। तो ट्रेन का स्पीड तो 24 है, दूसरे ट्रेन का स्पीड पता नहीं है, और टाइम कितना है 49, ठीक है, 49.5, 49.5 को मैं 99/2 लिख रहा हूं, सो दैट हमारे कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। 49 को आप इंटू 2 करोगे, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो यही आएगा। तो अगर आप 11 से काटोगे तो 9 आएगा, 11 से काटोगे तो 2 आएगा, 2 रह गया, फिर 2 आएगा, फिर 5, 9 से सीधा काट दो, 9 इंटू 25 होता है 225, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा अपना 50 इक्वल टू 24 प्लस एक्स, ठीक है। ये हो गया स्पीड ऑफ ट्रेन बी। तो स्पीड ऑफ ट्रेन बी कितना निकल के आ रहा है, 26 निकल करके आ रहा है। ये होगा इसका सेकंड सिचुएशन को हमने सक्सेसफुली टैकल कर लिया, जिसमें हमने क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाला, स्पीड ऑफ ट्रेन बी। अब देखते हैं फाइनल जो एक लास्ट सिचुएशन है जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू कंप्लीटली ओवरटेक ट्रेन ए व्हेन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब बोला है अब टाइम निकालो, ठीक है, टाइम निकालो, टाइम टेकन बाय ट्रेन बी, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब देखो, ट्रेन ए ट्रेन बी को क्रॉस करे या फिर ट्रेन बी ट्रेन ए को क्रॉस करे, डिस्टेंस कवर्ड तो इतना ही होगा, क्योंकि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रहा है। अब मैं जब आपके सामने ऐसा कर रहा हूं, आप इसको क्या बोलोगे, ट्रेन ए क्रॉसिंग ट्रेन बी या ट्रेन बी क्रॉसिंग ट्रेन ए, ठीक है, आप कुछ भी नहीं बोल पाओगे फिक्स्ड वे में, ठीक है। तो दोनों ही एक ही बात है, राइट। सो डिस्टेंस कवर्ड विल बी 2475। अगेन यहां पे स्पीड ये जो होगा ये रिलेटिव स्पीड होगा, बट यहां पे ये बोला था कि ये सेम डायरेक्शन होना चाहिए, तो सेम डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगा, एक है 24 दूसरा है 26, तो यहां पे 2 हो जाएगा, तो 24 का आधा 12, 75 का आधा 37.5, ठीक है। सो 1237.5 सेकेंड्स, ठीक है। सो 3 सिचुएशन मिला के ये क्वेश्चन मैंने डाला था। आई नो कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा नहीं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में, बट इससे आपका प्रैक्टिस जरूर दुरुस्त हो जाएगा,
ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या भाई आप सो क्यों रहे हो? ओके चलो, ये एवरेज का एक सिंपल क्वेश्चन है। इनकम ऑफ आशुतोष वॉज ₹7200 पर मंथ फ्रॉम जनवरी टू मई। ठीक है, तो अब देखो, पर मंथ बोलना और एवरेज बोलना अलग बात है। एवरेज मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूं कि हम लोग 3 दोस्त हैं और हमारे पास पर हेड के पॉकेट में 10 रुपए है, तो यानी ये रियल लाइफ सिचुएशन है कि हर एक के पॉकेट में 10 रुपए करके है। बट अगर मैं बोलूं कि हमारे पॉकेट का एवरेज 10 है, मतलब ये हो भी सकता है कि 10 10 10 करके हो हमारे पास, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी के पास एक हो, किसी के पास 28 हो, किसी के पास और एक हो, तो अल्टीमेटली कितना हो गया? 30 हो गया। 30/3 एवरेज तो 10 ही आएगा। ठीक है, तो एवरेज बोलना एंड पर मंथ बोलना अलग अलग बात है। यहां पे पर मंथ बोला है 7200 पर मंथ, तो 7200 पर मंथ बोले तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अच्छा जुलाई तो अच्छा चलो ये तो पहले आएगा भी, चलो बाद में लिखते हैं। यहां पे हर एक महीने में कितना है? 7200 करके है। ठीक है, हर एक महीने में 7200 करके है। उसके बाद क्या बोला? हिज इनकम इंक्रीज बाई X% इन जून। जून में X% बढ़ गया विथ रेस्पेक्ट टू मे एंड रिमेन सेम टिल अगस्त। तो जून में बढ़ के जितना हो गया वो सेम कब तक रहा? अगस्त तक रहा। उसके बाद प्रोबेबली फिर से चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद आएगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, अच्छा अब यहां पे एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जिससे आप लोग ये वाला वैल्यूज निकाल पाओगे। नाउ हिज एवरेज इनकम फ्रॉम February टू जून बिकेम 7344। अब देखो फेब्रुअरी से जून तक का जो एवरेज है, हाँ एवरेज ये कितना है? 7344 है। ओके, अब मुझे आप एक बात बताओ कि फेब्रुअरी टू अप्रैल का जो एवरेज है, फेब्रुअरी टू अप्रैल का जो एवरेज है वो कितना होगा? सॉरी अप्रैल नहीं, फेब्रुअरी टू मई तक का जो एवरेज है वो कितना होगा? वो तो 7200 ही होगा, क्योंकि हर एक महीने में भाई 7200 ही है ना? 7200 7200 7200 7200। ठीक है, यहां पे एवरेज 7200 ही होगा। बट मैं एवरेज निकालू क्यों? मुझे तो टोटल निकालना है, तो मैं टोटल लिख लेता हूं। यहां पे टोटल कितना होगा? 28800। यहां पे टोटल कितना होगा? टोटल यानी सम, तो ये इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 4 आ गया। तो अब जैसे ही 5 महीने का टोटल से 4 महीने का टोटल माइनस करोगे, आपको इस एक महीने का टोटल मिल जाएगा। इस एक महीने का टोटल बोले तो पर मंथ, जून में इसका सैलरी कितना था वो आपको मिल जाएगा। राइट, तो आप माइनस कर दो। यहां पे कितना आ रहा है देख लो, यहां पे और 200 आ रहा है। ठीक है, 200, हाँ 200 जैसा ही आ रहा है, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे 88 और यहां पे 367 79। ठीक है, तो जून का सैलरी कितना हो गया? जून का 7920 एंड इट रिमेन अनचेंज्ड टिल अगस्त। तो यानी जुलाई का भी क्या है? 7920 है। ठीक है, और इसका भी क्या है? इसका नाम है अलग कलर से, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 7920 7920 7920। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक्स तो निकाल लेते हैं। हमको बोला था ना कि यहां पे निकालते हैं कि मई में जितना था, यहां पे देखो, हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय X% इन जून विथ रेस्पेक्ट टू मई। यानी मई में जितना था उससे
जून में इतना हो गया तो x% बढ़ा है। एंड ये आपको देखने से ही थोड़ा सा पता चल जाएगा कि 720 बढ़ा हुआ है, और 720 कितना परसेंट होता है 7200 का 10% होता है ना। 7200 से 7920 हुआ तो 720 का इंक्रीज है। एंड 720 इस नंबर को देखने से पता चलता है कि इसका 10%, एक जीरो हटा दो, 10% 72 होगा, तो x का वैल्यू 10 आ गया। अगर x का वैल्यू 10 है, यहाँ पे आगे और कुछ है, पढ़ते हैं पहले। इफ इन सितंबर हिज इनकम इंक्रीज बाय 5x by 2, यानी 5 into 10 50 by 2, 25% अगर बढ़ा, यानी अभी अगस्त में सैलरी कितना है 7920, अभी 25% बढ़ेगा, और 25% क्या होता है 1/4 होता है। 1/4 करो इसका 980, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 0 18 19 90 900, ठीक है। तो अभी एंड क्या बोला है, एज कंपेयर टू दैट इन अगस्त एंड रिमेन द सेम फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ्स इन द गिवन ईयर, देन फाइंड द एवरेज मंथली इनकम ऑफ आशुतोष ड्यूरिंग द होल ईयर। तो यानी इसमें कितना है, इसमें भी उतना ही है, इट रिमेन सेम फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। तो अभी एक हम लोग यहां पे देखते हैं कि पहला 5 महीने में उसका सैलरी कितना है, पहला 5 महीने का एवरेज कितना है, एवरेज या उसका सैलरी कितना है 7200। फिर नेक्स्ट 3 महीने में एवरेज कितना है या सैलरी कितना है 7920। फिर लास्ट का 4 महीने में एवरेज या सैलरी कितना है, ओके। नाउ वी आर गोना यूज, इसको मैं नेक्स्ट पेज में समझाऊंगा। नाउ वी आर गोना यूज डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग एवरेज, कि हम लोग एक बीच के एक वैल्यू को हम लोग फिक्स मान लेंगे एंड देखेंगे कि ये इससे कितना पॉजिटिव डेविएट कर रहा है और ये इससे कितना निगेटिव डेविएट कर रहा है, और ये अल्टीमेट जो डेविएशन होगा वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, हम लोग उसको 12 में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल 12 यूनिट्स है ना, 5 3 और 4, टोटल 12 मंथ्स है, तो 12 मंथ्स का एवरेज निकालना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। 5 में आ गया था 7200, फिर बाकी का 3 महीने में आ गया था 7920, लास्ट का 4 महीने में आ गया था 9980, सॉरी 9900, ओके। अब इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो इसका खुद के साथ तो डेविएशन 0 ही है, कुछ भी डेविएशन नहीं है, ठीक है। तो एवरेज कितना आएगा, एवरेज आप इसको मान के रखो क्योंकि ये हमारा बेस है। अब इसके साथ प्लस माइनस कुछ होगा, देखेंगे क्या होगा। अब देखो कितना डेविएट कर रहे हैं 1980। ये मैंने इतना जल्दी कैलकुलेट कैसे किया, क्योंकि मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा था, कोई मैंने टेक्निक नहीं लगाया, ठीक है, ओके। तो 1980 ये बढ़ा फॉर हाउ मेनी मंथ्स, फॉर 4 मंथ्स। तो टोटल कितना है देख लो 2397, तो इतना का पॉजिटिव डेविएशन है। इधर अगर आप देखोगे 720 इंटू 5 ये कितना है 3600, इतना का निगेटिव डेविएशन है। तो ये पॉजिटिव डेविएशन इज ग्रेटर देन द निगेटिव डेविएशन, तो यहां से माइनस तो हटा देता हूं मैं, ठीक है। तो देख लो कितना है, 20 से 0 ये तो 20 आ जाएगा, 9 से ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अब ये जो डेविएशन है ये आपको 12 यूनिट्स में डिवाइड कर देना है, क्योंकि टोटल हमारे पास 12 लोग हैं या 12 मंथ्स है, जो भी है, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब इसका ना मैं अगर आपको सिंपल वर्जन बताऊं तो ये कुछ ऐसा होगा कि मान लो 8 है, 7 है और 9 है, इन तीनों नंबर का एवरेज निकालो। तो मैंने मान लिया कि यही एवरेज है, मैंने मान लिया कि मेरा एवरेज यही है और मेरा बेस ये है, ठीक है, मेरा बेस ये है। अब हम लोग डेविएशन निकालेंगे। 8 से 9 का डेविएशन क्या है +1, ओके। 8 से 7 का डेविएशन क्या है -1, +1 -1 0 है, और 0 को 3 भाग में डिवाइड करोगे कुछ भी नहीं आएगा, अल्टीमेट एवरेज कितना आएगा 80 आएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो बड़े नंबर्स में। अब ये छोटा नंबर था तो मतलब इतना मजा नहीं आएगा आपको, ठीक है। बट अगेन आप अगर इसको अच्छे से करते तो ऐसे ही आता ना, 7 + 8 कितना होता 15, 15 + 9 कितना होता 24, 24/3 कितना होता 80 आता।
ठीक है। ओके, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसमें 12 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा। ठीक है, तो अब इस ये भी मैंने इतना जल्दी क्यों लिख लिया, क्योंकि पहले क्वेश्चन में ही मैंने 432 को 12 से काटा हुआ था, ये वाला देखो। तो नंबर्स को ना याद रखने की कोशिश करो, ठीक है, एटलीस्ट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। 432 को हमने 12 से काटा था, 36 से आया था इसमें। ओके, तो 360 आ गया, तो अल्टीमेट एवरेज कितना निकल रहा है, इधर 80 और इधर 82। ठीक है, तो 8280 विल बी योर आंसर। अरे यहाँ पे तो मैंने पुराने वाले ऑप्शन से दे रखे हैं, यहाँ पे 8280 आएगा। यहाँ पे पहले किसी क्वेश्चन का कॉपी किया हुआ ऑप्शंस था, ठीक है, तो वैसे भी इसका 2000 के रेंज में कभी भी नहीं आ सकता। मैंने चेंज नहीं किया था क्या, नया पीडीएफ लिया था ना, नया पीडीएफ लेके पुराना वाला ही डाला। अच्छा, मैंने लैपटॉप में चेंज किया था, बट पेन ड्राइव में नहीं लिया पीडीएफ। ओके, एनीवेज चलो, तो 8280 विल बी द आंसर। चलो नेक्स्ट, नींद आ रहा है क्या, तो बहुत टाइम है अभी। ओके, अभी बस 6th क्वेश्चन में, अ शॉपकीपर सोल्ड इक्वल नंबर ऑफ शर्ट एंड ट्राउजर and the cost price of a trouser and a shirt is equal. If the shopkeeper gets profit of trouser as 768 more than he gets the profit from shirt, and the selling price of a shirt is 1110, the shopkeeper offers a discount of this much on its mark price and 2 successive discounts of this if the mark price of the shirt is okay। चलो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में मैंने मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, सक्सेसिव डिस्काउंट, बहुत सारा चीज डाल दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत छोटा करके आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। इसके लिए ना हम लोग क्या करते हैं, एक ना चार्ट बना लेते हैं, हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, उससे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। एक हो गया शर्ट, फिर हो गया ट्राउजर, यहां पे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, फिर आ जाएगा अपना सेलिंग प्राइस, फिर आ जाएगा क्या प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, प्रॉफिट ही आ रहा है उनके हिसाब से। नहीं, इसको ना ऐसा लिख लेते हैं, पहले यहां पे प्रॉफिट रखते हैं, यहां पे सेलिंग प्राइस रखते हैं, तो यहां पे डिस्काउंट रख लेंगे हम लोग, एंड ये मार्क प्राइस, क्योंकि मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट लगेगा तब सेलिंग प्राइस आएगा, और कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस जाने के लिए मुझे प्रॉफिट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा चार्ट। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या बोला है, इक्वल नंबर ऑफ शर्ट एंड ट्राउजर, तो अगर इसका वैल्यू, अरे मैंने नंबर्स के लिए जगह नहीं छोड़ा क्या, अच्छा चलो होगा, यहां पे लिख लेते हैं, फिर नहीं चाहिए, ये पे लिख लेंगे, यहां पे जो वैल्यू आएगा और यहां पे जो वैल्यू आएगा वो इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल नंबर ऑफ शर्ट्स एंड ट्राउजर्स। नेक्स्ट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए ट्राउजर एंड ए शर्ट आर इक्वल, भाई सब इक्वल है क्या, ओके, तो अगर मैंने इसको x मान लिया तो ये भी x हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द शॉपकीपर गेट्स प्रॉफिट ऑफ ट्राउजर्स as 768 more than he gets the profit from shirt and the selling price of a trouser is 1110, यानी ट्राउजर से जितना प्रॉफिट कमाता है वो ज्यादा है शर्ट से। ठीक है, ट्राउजर से जितना प्रॉफिट कमाता है वो शर्ट से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 768 ज्यादा है, बट यहाँ पे टोटल का बात किया जा रहा है, हाँ एक एक का नहीं, क्योंकि बहुत सारे शर्ट्स और ट्राउजर्स बेच रहा है ना वो। सो इफ द शॉपकीपर गेट्स प्रॉफिट ऑफ ट्राउजर as rupees 768 more than he gets the profit from shirt and the selling price of a trouser is 1110, तो selling price of a trouser लिख लेते हैं,
1110। ओके, और ये वाला प्रॉफिट हम लोग बाद में लिखेंगे। हाँ, मतलब ऐसा कुछ है कि ये जो शर्ट वाला प्रॉफिट है उसके साथ 768 ऐड करोगे तब ये आएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, इसको बाद में देखेंगे क्योंकि हमको तो नंबर्स भी नहीं पता ना, फिलहाल हमको नंबर्स नहीं पता, तो वो भी आएगा बात एक। द शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ ट्राउजर इज, डिस्काउंट ऑफ इतना होना चाहिए था, अच्छा चलो होगा, डिस्काउंट ऑफ ट्राउजर इज 7.5% ऑन इट्स मार्क प्राइस। तो 75% आप सबको पता है कितना होता है, 3/4 होता है। ठीक है, डिस्काउंट यानी 4 रुपए पे एक का डिस्काउंट। अगर 7.5 है यानी 10 से डिवाइड किया गया, तो इसको भी 10 से डिवाइड किया गया, यानी 40 रुपए पे 3 का डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस अगर मैं 40 रेशियो का मान लेता हूं, अगर मैं मार्क प्राइस मानता हूं, ये किस पे दिया है डिस्काउंट, ये ट्राउजर पे दिया है, अगर मैं मार्क प्राइस को 40 रेशियो का मानता हूं तो डिस्काउंट को मैं 3 रेशियो का मानूंगा और सेलिंग प्राइस को मैं 37 रेशियो का मानूंगा। तो समझ में आ गया, 37 का 3 गुना है ये, देख लो, ये 37 का 3 टाइम्स है ना। ठीक है, 37 इंटू 3 111 और साथ में 0, तो डिस्काउंट भी तो 30 टाइम होगा, डिस्काउंट होगा 90। ठीक है, डिस्काउंट 90 हो गया, ये भी 3 गुना होगा, ये होगा 1200। तो इतना इंफॉर्मेशन आ गया। नेक्स्ट, एंड द शॉपकीपर ऑफर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5% एंड 6% ऑन मार्क प्राइस ऑफ शर्ट। शर्ट के मार्क प्राइस पे 2 डिस्काउंट देता है वो, सक्सेसिव डिस्काउंट, पहले 5% फिर 6%। इफ मार्क प्राइस ऑफ शर्ट एंड द ट्राउजर इज इक्वल, चलो ये भी इक्वल है, अब ये 1200 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। अब इसका सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट निकाल लेते हैं, क्योंकि 1200 पे अगर मैं पहले देता हूं 5% का डिस्काउंट, 5% मतलब 10% मतलब 120, उसका आधा 60, तो ये कितना हो जाएगा, 1140 हो जाएगा। फिर मैं देता हूं भाई 6% का डिस्काउंट, 6% का डिस्काउंट कितना होगा, 6 इंटू 4 24 कैरी 2 8 684, एक जीरो इसका परसेंटेज के साथ कट जाएगा और एक जीरो रह जाएगा, तो कितने का डिस्काउंट हो गया भाई, यहां पे 684 का डिस्काउंट हो गया। 684 का डिस्काउंट हो गया, तो बिकेगा किसमें, एक बार देख लेते हैं। 40 तो इधर चला गया, फिर 18 चला गया, तो 1072 1071.6 इतने में ये बिक रहा है। तो 1071.6 में ये शर्ट बिक रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। इससे 5% का डिस्काउंट आप लोग अगर चाहो मेरे जैसे ऑरेली करने का तो कर सकते हो, अदरवाइज साइड में निकाल सकते हो। ठीक है, इतना तो निकालना आता होगा। 5% ऑफ दिस 5 इंटू 12 60 हो जाएगा। इसमें मैंने परसेंटेज निकालने के लिए कोई भी ट्रिक यूज नहीं किया, मैंने सिंपली 6 इंटू 114 कर दिया। ठीक है, अब देख लो 6% इंटू 1140, तो 6 इंटू 114 कितना होगा, 6 इंटू 100 600, 6 इंटू 14 84 और एक पॉइंट, खत्म। ठीक है, तो ऐसे आराम से निकल जाएगा। ओके, अब देखो टोटल डिस्काउंट कितना मिल रहा है फिर शर्ट में। ठीक है, शर्ट में टोटल डिस्काउंट कितना मिल रहा है, यहां पे 1200 है, यहां पे है, चलो अगर मैं 130 मान लेता हूं, 130 मान के फिर 1.6 उससे हटाता हूं, तो 128.4 होगा, ये हो गया डिस्काउंट यहां पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ द मार्क प्राइस इक्वल एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट इज 750, कॉस्ट प्राइस 750 है। कॉस्ट प्राइस अगर 750 और हमको बोला था कि कॉस्ट प्राइस ये इक्वल है, तो ये भी 750 होगा और ये भी कितना होगा, 750 होगा। चलो प्रॉफिट कितना आ रहा है फिर, 750 से 1110, ये 250, 350, 360 आ रहा है, ये 360, ये कितना आ रहा है, 250 और 70, 320,
321.6 आ रहा है। अब देखो हमको क्या बोला था, अब आएगा ये चीज समझ में कि इफ द शॉपकीपर गेट प्रॉफिट ऑफ ट्राउजर एस इतना मोर देन द प्रॉफिट ऑफ शर्ट। ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ शर्ट्स n मानता हूं और ये भी n क्योंकि दोनों सेम है बोला था, और बोला था कि इन दोनों में जो गैप है, ठीक है, इन दोनों में तो ये तो एक शर्ट का लिखा है, एक ट्राउजर का लिखा है मैंने, तो इन दोनों में गैप आपको कितना दिख रहा है? 20 मानेंगे तो 40, 38.4, ठीक है। सो 38.4 रुपीस का फर्क है कितने ऑब्जेक्ट्स के लिए? n ऑब्जेक्ट्स के लिए। तब जाके ये कितना होता है? 768 होता है। समझ में आ गया? हमको ये बोला था कि शर्ट से ट्राउजर का प्रॉफिट 768 ज्यादा है, यानी शर्ट के साथ अगर आप 768 ऐड करोगे तो आपको ट्राउजर मिलेगा। तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि कहां 768 ऐड करना पड़ रहा है, ये तो 320 समथिंग है, ये तो 360 है। भाई ये एक शर्ट का है, ये एक ट्राउजर का है, ठीक है। तो यहां पे कितना फर्क है? 38.4 रुपीस ज्यादा है। फॉर हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स? n ऑब्जेक्ट्स। तब जाके ये कितना होता है? तो आप देखोगे एक चीज कि 384, पॉइंट को छोड़ दो, 384 का डबल है ये, तो इससे 2 बार कटना चाहिए, बट यहां पे पॉइंट है तो नीचे 10 आता, तो यहां पे 20 होगा। तो नंबर ऑफ शर्ट और ये कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है। चलो ये तो हो गया अपना। फाइनली क्या बोला है? देन फाइंड हाउ मच टोटल डिस्काउंट ही गिव ऑन शर्ट एंड ट्राउजर। टोटल डिस्काउंट उसने कितना दिया शर्ट और ट्राउजर पे? अरे कौन से क्वेश्चन पे आ गया? तो टोटल डिस्काउंट निकाल लेते हैं। टोटल डिस्काउंट कितना होगा भाई? 20 इंटू दिस, 20 इंटू दिस, तो 20 कॉमन ले लेते हैं हम लोग। 20 कॉमन लेके एक ही बार में इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 0.4 तो आएगा, ये कितना आएगा? 8, ये कितना आएगा? 11 और 2, तो 2 इंटू 2184, 2184 का डबल, ठीक है। तो 8, 16, 3, 4, तो 4368 टोटल डिस्काउंट है। 4368। क्या हुआ भाई, शॉक लग गया क्या? चलो वीडियो कैसा चल रहा है एक बार देख लेते हैं। चलो सब कुछ तो सही है, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर से हमारे सामने आ गया एक क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 रिलेटेड क्वेश्चन। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 100% मोर देन the breadth of a rectangle and the perimeter of the rectangle is 63, if the breadth of the rectangle is equal to the radius of the circle, then what is the circumference of the circle? तो सिंपल है, प्रोवाइडेड आपको अगर सारा फॉर्मूला आता है तो बहुत सिंपल है। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ का अगर मैं रेशियो निकालूं, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 100% मोर, तो ये जितना होगा उसका 100% ज्यादा, यानी ये 2 होगा। ये आज के क्लास में सेकंड क्वेश्चन है जिसमें ये 100% मोर वाला कंसेप्ट आ रहा है। एक बार पहले आया था वर्क, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में। देन द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, अच्छा ये तो हो गया, एंड द पेरीमीटर इज 63। अब बताओ रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता कितना है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ 3, 6 यूनिट होता है, एंड 6 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू कितना दिया हुआ है? 63। तो 1 यूनिट अगर मैं निकालने जाऊं, 1 यूनिट इफ द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द रेडियस, चलो 1 यूनिट ब्रेड्थ निकालने बोला है, तो अगर मैं 1 यूनिट निकालता हूं तो 1 यूनिट कितना होगा? 21/2 होगा। 3 से काटेंगे तो 21, 3 से काटेंगे तो 2, चलो 21/2 रहने दो। अब ये जो ब्रेड्थ निकला ना, ये तो ब्रेड्थ का वैल्यू निकला है, ये जो ब्रेड्थ निकला है यही रेडियस ऑफ सर्कल है, यही रेडियस ऑफ सर्कल है। तो सरकमफरेंस निकालो, सरकमफरेंस होगा 2 इंटू पाई इंटू आर।
तो सरकमफरेंस आ जाएगा 66। ये अपना निकला क्वांटिटी 1, ठीक है, ये अपना निकल गया क्वांटिटी 1। अब देखते हैं क्वांटिटी 2। इफ द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 6, ठीक है, if the difference between the radius of the circle and the side of the square is 6 and the area of the circle is this, then what is the perimeter of the square if the side of the square is greater than the radius of the circle? अच्छा देखो, if the difference between radius of the circle and the side of a square, तो स्क्वायर का साइड, ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको। तो स्क्वायर का साइड और रेडियस ऑफ सर्कल, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 6 का है। और बड़ा कौन सा है? क्या बोला? इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज ग्रेटर, तो a माइनस आर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोला है। एंड द एरिया ऑफ द सर्कल इज 346.5, तो 346.5 एरिया ऑफ द सर्कल है। इससे हमको रेडियस निकल जाएगा। इससे अगर रेडियस निकल गया तो जो a माइनस आर इक्वल टू 6 है उससे a निकल जाएगा। उससे अगर a निकल गया तो हम लोग पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर निकाल लेंगे 4a करके। चलो मैंने आपको वो थॉट प्रोसेस पूरा बता दिया। तो एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया इज पाई आर स्क्वायर, जो कि दिया हुआ है 3465 में डिवाइडेड बाई 10 पहले लिख रहा हूं। अच्छा चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख लूंगा 0.5। तो कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज 346/10। अगर मैं 11 से काटूं तो 2 होगा, अगर मैं 11 से काटूं तो 3 होगा। 3 अगर हुआ तो एक बचेगा 16, एक 15, ठीक है। 7 इसमें, अच्छा 5 से अगर मैं कैंसिल करूं, 5 से कैंसिल करूंगा तो 63 आएगा, 5 से कैंसिल करूंगा तो 2 आएगा। ओके अब देखो 63 क्या होता है? 63 क्या होता है? 9 इंटू 7, और ये 7 भी जाएगा नीचे, यहां पे पहले से 2 है, ये भी 2 नीचे आएगा। अब आर स्क्वायर, अब आर का वैल्यू क्या होगा? आर का वैल्यू अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो 9 इंटू ये क्या है 49 और डिवाइडेड बाई 4। अब हर एक परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे ये 3 आएगा, ये 7 आएगा, ये 2 आएगा, तो आर का वैल्यू क्या हो गया? 21/2, ठीक है। आर का वैल्यू क्या होगा? 21/2। ओके, अगर आर 21/2 है तो a का वैल्यू क्या होगा? देखो 6 प्लस 21/2, क्योंकि ये r उस साइड जाके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, 33/2। 33/2 हो गया क्या? आपका a, साइड ऑफ स्क्वायर। आपको अगर पेरीमीटर निकालना है, आपको 4a करना पड़ेगा। तो 4 इंटू 33/2 तो कितना होगा? 2 इंटू 33 कितना होगा? 66। सो क्वांटिटी 2 का भी वैल्यू 66 आ गया और क्वांटिटी 1 का भी वैल्यू 66 था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर, क्वांटिटी 1 इक्वल टू क्वांटिटी 2, ठीक है। चलो फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब और 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी कर लेंगे। एरिथमेटिक का 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बाद डीआई भी है, ठीक है। अ बैग कंटेन्स x plus 6 red balls, 5 green balls and 6 blue balls. If 2 balls are drawn at random, then the probability that one ball being red and the other being green is 9/38. If two balls are drawn at random from the bag, then what is the probability that the balls are blue? अब देखो हमने एक रेड पिक किया, हमने 2 बॉल्स पिक किया एट रैंडम, ठीक है। एक रेड होगा एक ग्रीन होगा, इसका क्या संभावना है? तो रेड बॉल्स हैं कितने? x प्लस c1 ऐसा होगा, x प्लस 6c1 हम लोग लिखते हैं ना 10c1 5c2 ऐसा करके। ओके, ग्रीन बॉल्स कितने हैं? 5 में से एक देख लो आप लोग, ठीक है। ग्रीन बॉल्स 5 है तो 5 में से एक, एंड रेड बॉल्स x प्लस 6 है तो x प्लस 6c1 और ये 5c1 डिवाइडेड बाई टोटल बॉल्स कितने हैं?
टोटल बॉल्स कितने हैं हमारे पास, x प्लस 6 प्लस 5 x प्लस 11 प्लस 6 x प्लस, अच्छा एक बार देख लेता हूँ, 6 6 12 और 5 17, ठीक है। तो x प्लस 17 C2 इज इक्वल टू 9/38, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, समथिंग C1 तो वही वैल्यू हो जाता है, अगर आपको नहीं पता तो याद कर लो, 4C1 इज 4, 5C1 इज 5, 3C1 इज 3, तो x प्लस 6C1 इज x प्लस 6 इंटू 5 हो जाएगा। ये क्या होगा, इसको अगर आप ब्रेक करोगे, क्योंकि नीचे 2 है, तो x प्लस 17 इंटू x प्लस 16, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, x प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6 17, थोड़ा कुछ गड़बड़ तो लग रहा है मुझे, और नीचे एक 2 आएगा, वो 2 ऊपर आ जाएगा। एक मिनट, हाँ, अगर आप लोग कैलकुलेशन में घुस चुके हो तो थोड़ा सा वेट कर लेना, क्योंकि इसमें नीचे 13 है तो यहाँ पे 19 का एक मल्टीपल आना चाहिए, 19 11, अगर प्लस 11 होगा तो 9 20 और 10, फाइव बॉल्स। यहाँ पे मैंने शायद ना नंबर थोड़े गलत लिखे हुए हैं, x प्लस 6 अगर 10 होता है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूं बस। 1090 1090 x plus 11 and x plus 10, ये ना ऐसा होगा, ठीक है ना, आप लोग क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये x रेड बॉल्स होगा, ठीक है। मैं वो हटाना भूल गया था, तो ये x रेड बॉल्स होगा, चलो कोई नहीं, हमको कंसेप्ट से मतलब है। ओके चलो, क्या होगा इसमें, ये x हो जाएगा, तो xc1 का तो वैल्यू x ही आएगा, और यहाँ पे x प्लस 5 प्लस 6 x प्लस 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 11। x प्लस 11 कैसे होगा, क्योंकि 2 फैक्टोरियल है नीचे, x प्लस 11 इंटू एक्स प्लस 10, बाकी तो कट जाएगा और नीचे 2 फैक्टोरियल होगा और 2 ऊपर आ जाएगा, राइट। अच्छा अभी देखो, क्योंकि हमको यहाँ पे एक 10 का मल्टीपल मिल रहा है, तो यहाँ पे भी एक 10 का मल्टीपल होना चाहिए, तो आप क्या करो ना, इसको इंटू 10 और इंटू 10 कर दो, तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 380, ठीक है। जैसे आप 380 करोगे, आपको पता है कि 380 या 38 जो भी हो वो 19 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे 19 लाने का कोशिश करो आप, तो जैसे आप x के जगह में 9 बैठाओगे तो यहाँ पे 19 आ जाएगा, यहाँ पे x के जगह में 9 बैठाओगे तो ये वाला हो जाएगा 20 और ये वाला हो जाएगा 19, ठीक है। तो 20 इंटू 19 380 आपको मिल जाएगा, और जैसे यहाँ पे भी आप x के जगह में 9 बैठाओगे तो 9 इंटू 10 आपको 90 मिल जाएगा, राइट। तो x का वैल्यू हमारे सामने निकल करके आ चुका है, ठीक है। सो एपोलॉजीज फॉर द इंटरप्शन, क्योंकि बीच में मैंने देखा नहीं था कि यहाँ पे 6 ले रखा है मैंने, ओके चलो समझ में आ गया। तो xc1 इंटू 5c1 डिवाइडेड बाई x प्लस 11 c2, तो ऐसा करके कैलकुलेट करके हमने x का वैल्यू, देखो यहां से ना आप क्वाड्रेटिक भी बना सकते हो, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जरूरत नहीं है, नेक्स्ट सेशन में मैं फिर से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, वहां पे आप देखोगे बार बार मैं ना कंपैरिजन से ही निकाल लेता हूं वैल्यूज, ठीक है। तो आप कंपैरिजन से ही निकालो, डोंट गो फॉर द क्वाड्रेटिक, ठीक है। सो x का वैल्यू 9 आ गया, जैसे x का वैल्यू 9 आया, अभी हमको बोला है देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट sorry, if two balls are drawn at random then what is the probability that the balls are blue, अगर दो बॉल पिक किया गया है
तो टोटल तो क्या है x प्लस 11 यानी 9 प्लस 11 20, टोटल तो 20 C2 हो जाएगा। यहाँ पे भी C2, यहाँ पे भी C2, यहाँ पे भी C2, ओवरऑल है इसलिए 20 C2। यहाँ पे तो स्पेसिफिक है कि ब्लू, तो ब्लू तो 6 है, 6 C2 क्या होगा 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, बट वो मैं नहीं लिखूंगा। यहाँ पे क्या होगा 20 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 2, वो भी मैं नहीं लिखूंगा, तो ऊपर वाले 2 के साथ नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 5 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, ठीक है, तो 3/38 विल बी योर आंसर, ठीक है, 3/38 आपका आंसर आएगा, राइट। सो प्रोबेबिलिटी का ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन से एक्चुअली, लास्ट क्वेश्चन नहीं, हाँ चलो इस क्वेश्चन से आप मान सकते हो कि इस क्वेश्चन से हाँ एकदम एग्जाम पैटर्न का, एग्जाम लेवल का थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। उससे पहले मैंने सिचुएशंस को मिक्सअप कर करके क्वेश्चंस दिया था। चलो ये और एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं क्या है। Rahul spent 20% of his salary on rent, Y% of his salary on food, X% of his salary on education, and he saves the remaining salary. If the amount he spent on rent is 3840 and savings of Rahul is 7680 and the amount spent on education is 62.5% less than the savings amount, then the value of Y is. तो शुरू करते हैं इसको एक वैल्यू से। जैसे कोई वैल्यू उसका सैलरी है, उसमें से उसने कितना परसेंट रेंट में खर्चा किया 20%। 20% बोले तो 1/5, ठीक है, मतलब 5 पे 1 का खर्चा किया, यानी अगर ये 5 है, 1 यूनिट खर्चा किया तो उसके पास बचेगा कितना 4, ऐसा कुछ रेशियो निकलेगा अगर आप निकालोगे तो। यहां पे कुछ एक वैल्यू बचा, फिर उसने Y% खर्चा किया, किस पे किया खर्चा, फूड पे किया। ये खर्चा किस पे किया था, रेंट पे किया था। X% ऑफ हिज सैलरी ऑन एजुकेशन। अब यहां पे कुछ एक वैल्यू आया, अब देखो अब यहां पे बात है, ये जो है, अच्छा यहां पे भी ये चीज मेंशन था, ठीक है। अब यहां पे ना परसेंटेज मत लिखो, क्योंकि ये जो Y% है ना, ये इस वैल्यू का Y% नहीं है। क्या बोला है, Y% ऑफ हिज सैलरी, उसके सैलरी का Y% वो फूड में खर्चा करता है। फिर यहां पे X% है, बट ये जो X% है ना, ये उसके सैलरी का X% है जो कि वो एजुकेशन में खर्चा करता है। ओके, नेक्स्ट अल्टीमेटली उसके पास कितना बचता है, एंड ही सेव्स द रिमेनिंग सैलरी इफ द अमाउंट स्पेंट ऑन रेंट इज दिस, अमाउंट स्पेंट ऑन रेंट 3840, यानी ये जो 1 यूनिट है जो खर्चा हुआ है मेरा, ठीक है, इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, इतना है, इसको बाद में देखेंगे। एंड द सेविंग्स ऑफ राहुल इज 7680। ओके, एंड द अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन इज 62.5% लेस। 62.5% मतलब होता है -5/8, ठीक है। देन द सेविंग अमाउंट, यानी सेविंग को अगर मैं 8 मान रहा हूं, तो अमाउंट स्पेंट ऑन एजुकेशन, ये जो अमाउंट है इसको मैं 3 यूनिट मानूंगा, ठीक है। इतना लेस बोला है, 8 पे 5 लेस यानी 3 यूनिट। तो अगर ये वैल्यू 8 रेशियो का है, अगर ये वैल्यू 8 रेशियो का है, तो ये वैल्यू कितने रेशियो का होगा, ये वैल्यू 3 रेशियो का होगा, ठीक है। चलो स्ट्रक्चर तो क्रिएट हो गया, अब लिखते हैं वैल्यूज, लिखते हैं। सबसे पहले ये वाला 1 यूनिट अगर इतना है तो 5 यूनिट देख लो कितना होगा, 0 0 2 9। 4 यूनिट कितना होगा देख लो, ठीक है, 0 6 3 5, ये हो गया। इसके बाद ये वाला वैल्यू निकालते हैं कितना है, क्योंकि 8 यूनिट का वैल्यू इतना है, और अगर 8 से काटेंगे तो कितना होगा 960 होगा। 8 इंटू 9 72, बचा 4 और 8 6 टाइम्स, ठीक है। इसके साथ भी तो फिर 960 होना चाहिए।
देखो 960 करके कितना आता है 0828, यानी यहां पे कितना होगा दिस प्लस दिस, ठीक है, दिस प्लस दिस, तो ये कितना हो रहा है देख लेते हैं। ये हो रहा है 0, फिर 8 8 16, फिर 6 8 14, 1 15, 10560। अब अगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ x नहीं पूछा है ना, तो ये निकाल के फायदा है नहीं, ठीक है। यहां पे जो वैल्यू आएगा ये आप निकालोगे, फिर इसको आप सैलरी के साथ कंपेयर करोगे और इसी से आपको क्या मिलेगा, अल्टीमेटली इसी से आपको मिलेगा x%। बट ये निकाल के फायदा है नहीं, क्योंकि उन्होंने जो पूछा है वो पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y कौन सा है, नहीं नहीं यही y है, सॉरी ये y है, ये हम लोग निकालेंगे, ये निकाल के फायदा नहीं है। यहां का जो परसेंटेज है वो है x%, बट किसका, x% ऑफ सैलरी का, इस वैल्यू का नहीं, इस वैल्यू का x% नहीं, ठीक है, सैलरी का x%। अच्छा एनीवेज y% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड। अब देख लो कितना खर्चा हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है देख लेते हैं। 60 से 60 से 00 आ जाएगा, ठीक है, और यहां पे कितना है 153, तो ये आ जाएगा 48, राइट, 48 के साथ 5 करेंगे तो 53 आएगा। ओके, तो 4800 रुपीस का खर्चा है, और ये 4800 किस पे अप्लाई होगा, y% ऑफ हिज सैलरी। तो अब देखते हैं कि 4800 इसका कितना परसेंट है, 48 का डबल चौपर 25% लग ही रहा है, ठीक, देखते हैं। ये मैं अलग कलर से लिख देता हूं, फाइनल आंसर है, क्योंकि 4800 पूरे सैलरी का 25% होगा, ठीक है, आप ऐसा कर दो, ठीक है, 48 इंटू 4 होगा, 4 इंटू 25, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना निकला 25%। इस तरीके से अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो आप यहां से निकाल सकते हो कि 282880 इसका कितना परसेंट होगा, ठीक है। तो इसका आधा से थोड़ा ज्यादा होगा, सारे वाला 16% ऐसा कुछ होगा, देख लेना आप लोग निकालना। चलो ओके, नाउ दिस इज अगेन अ डिफरेंट काइंड ऑफ ए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मतलब एरिथमेटिक का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, देख लो, पढ़ लो एक बार। द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट 1 and 2, डिसाइड वेदर द डेटा प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि अ मिक्सचर कंटेन 330 लीटर ऑफ मिल्क। तो मिल्क कितना है हमारे पास भाई 330 है, एंड रिमेनिंग वाटर, वाटर कितना है, वाटर W मान लेता हूं मैं, ठीक है, स्मॉल w। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। तो क्वेश्चन इज दिस, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। अब ये दोनों इंफॉर्मेशन सक्षम है कि नहीं इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। इफ 127.5 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड देन द रिजल्टेंट फ्रॉम देन इन द रिजल्टेंट मिक्सचर क्वांटिटी ऑफ मिल्क विल बी 140 मोर देन द वाटर। तो क्या बोला है, अगर इस पूरे से, ये पूरा कितना है, ये पूरा है 330 प्लस स्मॉल w, इस पूरे से अगर मैं 127.5 निकाल दूं, निकालने के बाद जो मिल्क और वाटर बचेगा इनमें डिफरेंस होगा 140। इसमें इससे क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। देखो अगर मैं 127.5 निकाल भी दूं तब भी मतलब मुझे थोड़ी ना पता है कि रेशियो कितना है, तो मिल्क कितना निकलेगा, वाटर कितना निकलेगा, बस डिफरेंस में करूंगा क्या, कुछ भी इससे फायदा नहीं है। चलो स्टेटमेंट 2, इफ x लीटर ऑफ वाटर एंड x प्लस 5 लीटर ऑफ मिल्क आर एडेड। अगर मैं इसको x ऐड करूं और अगर मैं इसको x प्लस 5 ऐड करूं तो इससे भी क्या होगा, कुछ एक वैल्यू आएगा, बट अगेन ये तो वेरिएबल में ही रहेगा। देन वाटर विल फॉर्म 30% ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, 30%, वाटर 3:7 के रेशियो में आ जाएगा ये 30%, यानी 3/10,
तो 10 में से 3 वाटर है, तो होगा क्या, देखो ये टोटल यहाँ पे x है, यहाँ पे w भी है, x भी है, तो इक्वेशन एक ही बनेगा जिसके साथ मैं इक्वेट करूंगा 7:3 को। तो ना स्टेटमेंट 1 से इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है कि वाटर कितना है, और ना स्टेटमेंट 2 से इसका आंसर दिया जा सकता है कि वाटर कितना है। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। सो एरिथमेटिक वाला पार्ट यहां पे खत्म होता है। वीडियो कितना लंबा हुआ हम लोग एक बार देख लेते हैं, अदरवाइज हम लोग रैप कर लेंगे, विल रैप अप द वीडियो एंड देन नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वैसे डीआई करने में मजा तो आएगा। 1 hour 20 मिनट का हो चुका है, क्या करें बताओ। आधे घंटे में तो नहीं होगा, हाफ एन आवर में, क्योंकि है कुछ कुछ है। ठीक है, डीआई का क्वेश्चंस में आप सभी को एक बार दिखा देता हूं। ये तो क्वेश्चन तो जल्दी हो जाएगा, एक बार चार्ट बन गया तो जल्दी हो जाएगा, फिर कर लेते हैं ना। 15-15 मिनट लगेगा, जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। हमारे स्टूडेंट को भी जोश आ चुका है, वो भी बोल रहे हैं कि हाँ चलो निपटा दो। चलो ओके, सो मैं एक बार हट जाता हूं, आप लोग एक बार या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर क्वेश्चन को पढ़ लो। देयर आर 5 हॉस्पिटल्स which have 2 types of patient, dengue, malaria. The first bar graph shows the difference of the number of malaria and dengue patients. ये जो पहला बार ग्राफ है वो डेंगू और मलेरिया का डिफरेंस बताता है, एंड द सेकंड बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ मलेरिया पेशेंट एज ए परसेंटेज मोर एंड लेस देन द नंबर ऑफ डेंगू पेशेंट। ठीक है, ये जो बार ग्राफ है ये मलेरिया पेशेंट का परसेंटेज नंबर बताता है एज ए परसेंट मोर एंड लेस देन द डेंगू पेशेंट। ठीक है, एंड क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन द मलेरिया एंड डेंगू पेशेंट इन हॉस्पिटल बी एंड सी आर इक्वल। चलो निकालते हैं हम लोग डिफरेंस, अगर इक्वल है इससे तो पी का वैल्यू निकल जाएगा। चलो पी का वैल्यू यहां निकाल देते हैं हम लोग। क्या बोला है कि बी और सी में डिफरेंस इक्वल है, तो अगर इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूं ऐसे ही तो क्या होगा, 18p इधर आएगा तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा 70 माइनस p इक्वल टू 30 हो जाएगा। अगर p इक्वल टू 30 हो जाएगा भाई तो बताओ डिफरेंस कितना होगा। p का वैल्यू 30 हो गया तो ये हो गया 100, p का वैल्यू 30 हो गया तो ये हो गया 500, क्योंकि 570 माइनस 70, p का वैल्यू 30 हो गया तो 540 माइनस 40 500, p का वैल्यू 30 हो गया तो ये 300, p का वैल्यू 30 हो गया तो ये 200। ठीक है, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ना आपको। ठीक है, डेंगू और मलेरिया पेशेंट्स का जो डिफरेंस है वो बी और सी में इक्वल है, तो इसलिए इन दोनों को इक्वल करके p का वैल्यू 30 निकल गया, तो ये तो डिफरेंस आ गया। यहीं पे निकालते हुए चलते हैं, क्यों ना ऐसा ही करें हम लोग। यहां पे क्या है हमारे पास है डेंगू और मलेरिया, डेंगू और मलेरिया। ओके देखो, तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। 33.33%, बताओ क्या होता है, 1/3। ठीक है, तो अब देखो क्या बोला है, नंबर ऑफ मलेरिया पेशेंट एज ए परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ डेंगू पेशेंट। अब मोर होगा लेस होगा कैसे पता चलेगा, मोर होगा लेस होगा कैसे पता चलेगा भाई, क्योंकि अगर 0 है, 0 से ऊपर है तो मोर है, 0 से नीचे है तो निगेटिव है, दिख ही रहा है आपको। तो 33.33% ज्यादा है, और कंपैरिजन किससे हो रहा है, देन डेंगू पेशेंट, यानी डेंगू पेशेंट हमारा बेस होगा, डेंगू से ज्यादा होगा मलेरिया या कम होगा,
तो 33.33% कितना होता है? 33.33% होता है 1/3। तो अगर ये 3 है और ये पॉजिटिव है तो ये 4 होगा। 62.5%, 5/8, अगर ये 8 है, 8 पे 5 ज्यादा तो ये 13 होगा। 8 पे 5 ज्यादा, हाँ चलो ओके। ये -55.55 यानी -5/9, यानी 9 पे 5 कम है। तो अगर ये 9 है तो 9 पे 5 कम ये 4 होगा। 27.77, एक मिनट 11 है ना, हाँ 5, हाँ चलो 27.77 ये हो गया 3/11, यानी 11 पे 3 ज्यादा है, तो 11 पे 3 ज्यादा है यानी 14 है। 28.56 2/7, तो 7 पे 2 कम है यानी 5। ठीक है, हो गया। अब देखो, हमको इन दोनों में डिफरेंस पता है ना, जैसे हॉस्पिटल ए में डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ मलेरिया एंड डेंगू कितना है? 100 है। तो यहां पे गैप कितना दिख रहा है आपको? 1 यूनिट का। 1 यूनिट अगर 100 है तो ये कितना होगा? 300 और 400, राइट? ओके। यहां पे कितना डिफरेंस है? बी में 5 यूनिट का डिफरेंस है। 5 यूनिट अगर 500 है तो यानी 1 यूनिट 100 है, तो ये होगा 800 और ये होगा 1300। एकदम इजी इजी वैल्यू दे रखा है उन्होंने। हॉस्पिटल सी में भी डिफरेंस कितना है? 5 यूनिट का है। 5 यूनिट अगर 500 है तो 1 यूनिट 100 है, ये होगा 900, ये होगा 400। हॉस्पिटल डी में डिफरेंस कितना है? 3 यूनिट का है और यहाँ पे 300 है, तो 1 यूनिट 100 का हो गया, तो ये 1100, ये 1400, 1400। वहां पे 2 यूनिट का गैप है, यहाँ पे 200 है, तो 1 यूनिट 100 का हो गया, तो ये 700, ये 500। तो ये पूरा एक चार्ट निकल करके हमारे पास आ चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चार्ट को एक बार फटाफट यहां पे बना देते हैं, एंड बना के कि हॉस्पिटल ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है, ये हो गया डेंगू और ये हो गया मलेरिया, ठीक है। ये कितना था? 300 और 400। ये कितना था? 800 और 1300। बाकी कितना है? 900, 400। ये कितना है? 900 और 400, ये हो गया 1400 अपना, ये हो गया 1100, और ये कितना था? 700 और 500, ठीक है। चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, हर एक में ना इसको ऐड पेस्ट कर देता हूं फटाफट। चलो एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। चलो लेट्स गो। चलो लेट्स सॉल्व। क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ ए डे बेड फॉर अ डेंगू पेशेंट इज ₹128 and the price of a day bed for a malaria patient is 25% more than the price of a day bed for the dengue patient। तो डेंगू पेशेंट का और मलेरिया पेशेंट का, डेंगू पेशेंट का एक दिन का बेड का दाम है इतना, इससे 25% ज्यादा, 25% माने 1/4 होता है, तो यानी इसका 1/4 32 होगा, तो कितना है दाम? 160 है। ओके, फाइंड द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय द हॉस्पिटल ए आफ्टर 2 days।
तो डेंगू के कितने पेशेंट है? 300 और मलेरिया के हैं 400। तो कितना हो रहा है भाई यहां पे, और यहां पे कितना हो रहा है 64। ये डायरेक्ट यहां लिख देता हूं, तो कितना हो रहा है यहां पे 102400। बट ये मैंने एक दिन का निकाला है, ठीक है ना, क्योंकि एक दिन का ये दाम था और इतने लोग थे, ये एक दिन का दाम था, इतने लोग थे। अब इसका डायरेक्टली इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1024 याद है ना, ये 32 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 2048 विल बी आवर आंसर, ठीक है। चलो, बस चार्ट बनाने में थोड़ा टाइम लगा ना, बाकी क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन मजेदार है। द नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल ए आर 50 मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ डेंगू एंड मलेरिया पेशेंट इन हॉस्पिटल ए। तो इनका एवरेज कितना होगा? 700 का एवरेज, 700 बाई 2 350, 350 प्लस 50, तो कैंसर ए का कितना है? 400। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट इन ए एंड बी इज 25:21। तो 25:21, ठीक है, यानी ये है ए का, ये है बी का। तो ये तो इंटू 16 होगा, 25 इंटू 16 400 होता है। ये भी इंटू 16 होगा, 16 इंटू 20 320 प्लस 16 336, ठीक है। चलो हो गया, यही आंसर है। नेक्स्ट फटाफट करेंगे, धूमधाम। द नंबर ऑफ डेंगू पेशेंट इन हॉस्पिटल बी आर 33.33% मोर देन द मलेरिया पेशेंट इन हॉस्पिटल एफ। तो डेंगू जो हॉस्पिटल बी में है और मलेरिया जो हॉस्पिटल एफ में है, क्या है कि 33.33% ज्यादा है इससे, ये होता है 1/3, इस पे एक ज्यादा है, ये होगा 4। अब इसका वैल्यू हमारे पास है, डेंगू बी का कितना है? 800। तो ये कितना होगा? इंटू 200, ये होगा 600। ओके, इफ द नंबर ऑफ डेंगू पेशेंट इन हॉस्पिटल एफ, अब देखो डेंगू पेशेंट इन हॉस्पिटल एफ आर 16.6 लेस देन द मलेरिया पेशेंट इन हॉस्पिटल एफ। 16.66%, यानी 1/6 कम है, इससे कम है, यानी ये है 5, ठीक है। तो 5 का वैल्यू देखो, डेंगू इन एफ किससे कम है? मलेरिया एफ से। तो 6 का वैल्यू यहां पे है ना, मलेरिया एफ कितना है? 600 है। 6 का वैल्यू अगर 600 आ रहा है तो 5 का वैल्यू कितना आएगा? 500, ठीक है। देन द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स इन हॉस्पिटल एफ क्या है? 1100। चलो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ डेंगू पेशेंट इन हॉस्पिटल ए एंड बी टुगेदर इंक्रीज बाय 18.18% 18.18 माने 2/11 इंक्रीज हो गया। अब 2/11 कौन से वैल्यू का भाई, कौन से वैल्यू का? द टोटल नंबर ऑफ डेंगू पेशेंट इन ए एंड बी, डेंगू पेशेंट इन ए एंड बी, यानी 200 इंक्रीज हो गया। तो 200 इंक्रीज हो गया, हो कितना गया? 1300 हो गया ना नया वैल्यू। मैं डायरेक्ट 13/11 भी लिख सकता था। ओके, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, रिजल्टिंग नंबर तो 1300 है, एंड द नंबर ऑफ मलेरिया पेशेंट इन हॉस्पिटल सी। हॉस्पिटल सी का मलेरिया कितना है? 400 है, और 400 और 1300 में डिफरेंस कितना है? 900 का है, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मेल डेंगू पेशेंट इन हॉस्पिटल डी आर 20% मोर देन द फीमेल डेंगू पेशेंट इन हॉस्पिटल डी। तो हॉस्पिटल डी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और हॉस्पिटल डी का यहां पे मैं लिख देता हूं, हॉस्पिटल डी का डेंगू का मेल, ठीक है। अच्छा रुको, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मैं लिख ही देता हूं पूरा। डेंगू का मेल और फीमेल, क्या बोला है? मेल 20% ज्यादा है फीमेल से, यानी 1/5, यानी 5 पे 1 ज्यादा, यानी 6। अच्छा, तो टोटल डेंगू निकाल लो,
टोटल डेंगू कितना है डी का 1100, तो ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 500, हो गया। If the number of female dengue patients in hospital D is 80% of the number of male malaria patient, बहुत ध्यान से इन सबको करना, हाँ, वरना है तो इजी बट कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, क्या बोला है उसको मैं अलग से यहां पे लिखता हूं, अलग कलर से भी मैं लिख रहा हूं इसलिए। क्या बोला है, इफ द नंबर ऑफ फीमेल डेंगू पेशेंट इन हॉस्पिटल डी, फीमेल डेंगू पेशेंट कितना है 500, is equal to, is what, 80% of the number of male malaria patient। ठीक है, तो ये 4 से जाएगा तो 125 होगा और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 625 होगा, यानी मलेरिया कितना हो जाएगा 620, मलेरिया का मेल 625। ये पूरा चल रहा है, हॉस्पिटल डी का चल रहा है ये पूरा। अब हॉस्पिटल डी में मलेरिया कितना है 1400 है, तो इधर तो 775 होगा फीमेल। देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल मलेरिया पेशेंट इन हॉस्पिटल डी, कितना आ गया हमारा 775। ठीक है, समझ में आया, कुछ डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो आप लोग एक बार क्वेश्चन देख लो, ये वाला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ते हैं। देयर आर 5 sellers who sell rice and wheat at different prices per kilogram. The table displays the prices per kilogram of rice and wheat along with the sum of the prices of both rice and wheat per kilogram. अब देखो यहां पे 5 दुकानदार है, 5 सेलर है। इस कॉलम में क्या है, प्राइस ऑफ राइस पर किलोग्राम, पर किलोग्राम का राइस का दाम है। ओके, यहां पे क्या है, प्राइस ऑफ व्हीट पर किलोग्राम, यहां पे क्या है, सम ऑफ द प्राइस ऑफ राइस एंड व्हीट पर किलोग्राम करके है। ओके, द टोटल कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ राइस एंड पर किलोग्राम ऑफ व्हीट सोल्ड बाय सेलर ए एंड ई इज ₹450। ठीक है, यानी इन दोनों को ऐड करके आपको 450 मिलेगा, इन दोनों को ऐड करके। ठीक है, सेलर ए और ई का राइस एंड व्हीट मिला के, जो ये वाला कॉलम ही है, ये वाला कॉलम ही है राइस और व्हीट का एडिशन। तो सेलर ए और ई का राइस और व्हीट मिला के 450 होगा, एंड द प्राइस पर किलोग्राम ऑफ राइस सोल्ड बाय सेलर सी इज 150। अब देखो सिर्फ राइस पर किलोग्राम ऑफ सेलर सी, यानी ये वैल्यू 150 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहां पे लिखते हैं हम लोग कि ये वैल्यू तो 150 है, ये वैल्यू तो 150 है। अब और एक क्या बोला था कि इन दोनों को ऐड करके, तो ये वाला क्या था 10x प्लस 10, 10x प्लस 10 प्लस 190, तो 10x प्लस 200, ये हो जाएगा 450, तो 10x इक्वल टू हो गया 250, तो x का वैल्यू कितना आ गया बेटा 25। अगर x का वैल्यू 25 है तो क्या है तो है, चलो इससे कुछ खास निकलेगा थोड़ी। x का वैल्यू 25 है तो यहां पे ये 260 आएगा। चलो ये तो 190 है ही हमारे पास, बाकी आगे देखते हैं। 16.66% मोर देन दैट ऑफ रेट ऑफ राइस सोल्ड बाय ए। 16.66 होता है 1/6 होता है, यानी ये जो वैल्यू है ये 16.66% ज्यादा है राइस वाले से, तो ये अगर 6 है तो इसका रेशियो क्या होगा 7। ठीक है, तो ये दोनों होगा भाई 6:7 के रेशियो में। वैल्यू हम लोग लिख लेंगे बाद में क्या आता है। ओके, ये क्या है 10% लेस देन दैट ऑफ रेट ऑफ व्हीट सोल्ड बाय बी।
10% लेस, 10% क्या होता है 1/10 होता है, -1/10, ठीक है, 10% -1/10 होता है। तो ये क्या है 10% लेस है देन किससे, इससे। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, ये होगा 10, ये होगा 9। ओरिजिनल वैल्यू हम लोग बाद में लिख लेंगे, समझ में है ना। ये लेस है, ये लेस है, तो ये 10 नहीं होगा, जो बेस है वो 10 होगा, इससे कम है। 20% मोर देन दैट ऑफ रेट ऑफ राइस, 20% ज्यादा है, ये ज्यादा है, 20% इज 1/5, तो 5 पे एक ज्यादा 6, तो अगर ये 5 है तो ये 6 होगा। अब इसका वैल्यू हमारे पास है 150, यानी इंटू 30, ये भी होगा इंटू 30, कितना होगा 180। ओके, 16.66% लेस देन दैट ऑफ द रेट ऑफ व्हीट सोल्ड बाय डी, ये कम है, 16.66 इज 1/6, ये 1/6 कम है, किससे, इससे। तो ये वैल्यू बेस है हमारा 6, इससे कम है 16.6, तो 5 और 6। 37.5% मोर, 37.5% इज 3/8, ये ज्यादा है देन राइस। तो 3/8 यानी बेस है 8, 8 पे 3 ज्यादा तो 11, ठीक है। चलो अभी ये पूरा टेबल कंप्लीट करते हैं हम लोग फटाफट। x का वैल्यू तो निकल गया, अब देखो y का वैल्यू अगर निकालना है, देखो एक ही मुझे कंप्लीट दिख रहा है जो कि है c, ये c का 150 और 150 और अपना 180, टोटल कितना हो जाएगा, ये 330 हो जाएगा। अगर ये 330 है यानी इस चीज का वैल्यू 330 है, इसमें से x है अपना 25, अभी अभी हमने निकाला था कि x हमारा कितना है 25 है, तो 25 प्लस 5 30, 30 उधर जाके माइनस होगा, मैं ऑरेली कर रहा हूं, आप लोग भी दिमाग में करो, आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा। 25 प्लस 5 30, 30 माइनस होगा तो 300, और इधर है 20y, तो 20y इक्वल टू 300, तो y का वैल्यू कितना निकल के आएगा 15, ठीक है। जैसे ही y का वैल्यू 15 निकल गया, जैसे ही y का वैल्यू 15 निकल गया, यहां पे 375 और 5 380 हो जाएगा ये, ठीक है, सही है ना। हाँ, यहां पे 15 और 5 20, 20 और 200 220 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो बहुत इजी है, टोटल मिला के 13 होता है, 6 और 7 टोटल मिला के 13, 13 इज इक्विवेलेंट टू 260, यानी 20 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ये टोटल 19 होता है, 19 इज इक्विवेलेंट टू 380, फिर से 20, ये 11 होता है, फिर से 20, ये 19 होता है तो इंटू 10, ठीक है। तो 8 और 11 19, 19 बराबर और इज इक्विवेलेंट टू 190, तो 1 का वैल्यू 1 यूनिट का वैल्यू 10, ठीक है। ये पूरा हमारे पास आ गया, तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कलर दिखेगा कि नहीं देख लेना आप लोग थोड़ा। तो ये अपना है राइस, ये अपना है व्हीट, और ये है स्पेसिफिक, ठीक है। चलो मैं एक बार में हर जगह पे कॉपी कर लेता हूँ, फिर एक साथ हम लोग कर लेंगे इसको। चलो हो गया, चलो फटाफट
देखो भाई, अच्छा क्या है, द क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड बाय सेलर ए इज 120, क्वांटिटी ऑफ सेलर quantity is 120 kg and the quantity of wheat sold by seller A is 37.5% more, ठीक है। तो A का अगर मैं राइस और व्हीट लिखूं तो राइस है 120 kg और व्हीट है 37.5% मोर। 37.5% मतलब क्या होगा, 3/8, यानी 8 पे 3 ज्यादा तो 11 होगा। तो अगर देखो 8 बराबर 120 यानी 15 टाइम्स है ना, 8 इंटू 15 तो 11 इंटू 15 ये 165 kg होगा, ठीक है। डिटरमाइन द टोटल रेवेन्यू रिसीव बाय सेलर ए आफ्टर सेलिंग हिज, ठीक है। टोटल रेवेन्यू कितना होगा, कितने में बेचता है वो, 120 इंटू 120 और प्लस में 165 इंटू 140, 120 के जी 120 रुपए करके, 165 के जी 140 रुपए करके। तो कितना आ जाएगा देखते हैं, ये हो जाएगा 14400, ये हो जाएगा 0, ओके। 14 5 जा 70 कैरी 7, 14 6 जा 84 और कैरी 7 9 91 9, 14 इंटू 1 14, कितना आ रहा है 573 37500, राइट। क्वेश्चन सिंपल है भाई, क्वेश्चन सिंपल है सारा। इफ द प्राइस ऑफ राइस पर किलोग्राम सोल्ड बाय सेलर बी इज इंक्रीज्ड बाय, सेलर बी के बारे में बात किया जा रहा है कि राइस पर किलोग्राम पहले कितना था, पहले था 120, अब ये बढ़ जाएगा, बढ़ के कितना बढ़ेगा 11.11, 11.11 इज 1/9, ठीक है। 11 का टेबल है तो नीचे 9 होता है, ठीक है। 1/9, 9 पे एक बढ़ेगा यानी 9:2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ओके। अब 9 से तो भाई ये जाएगा नहीं, अच्छा चलो देखते हैं, कोई नहीं, ये बढ़ के हो कितना जाएगा, तो ये वाला वैल्यू कितना होगा, 10 का वैल्यू ये हो जाएगा 120/9 इंटू 10, दिस विल बी 400/3, ठीक है ना। 3 से काटेंगे तो 43, 400/3, तो दाम इसका हो गया 400/3। एंड नाउ द रेशियो ऑफ द प्राइस पर किलोग्राम ऑफ राइस टू पल्सेस इज दिस, राइस टू पल्सेस इज दिस। अरे एक गलती किया ना मैंने, ये बी का वैल्यू नहीं था ना, मैंने ए का वैल्यू लगाया इसलिए तो फ्रैक्शन आ रहा है, ये 180 होगा। 9 इज इक्विवेलेंट टू 180 इंटू 20, तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है। ये बी के लिए है ना, ये वाला दाम आ गया, ओके। अब बोला है कि अब जो बढ़ गया दाम, बढ़ के कितना हो गया 200, राइस और पल्सेस का दाम में 2:3 का रेशियो है, तो सिंपल सा बात है, ये 300 हो जाएगा, ये अगर 200 दिख रहा है ये 300 हो जाएगा, राइट। चलो ठीक है। अब क्या बोला, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस पर किलोग्राम ऑफ व्हीट एंड पल्सेस, तो इसका तो हो गया फॉर सेलर बी, ये तो 300 हो गया, और व्हीट कितना है 200 है, तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ये ना हम लोग पहले से ही कर सकते थे पता है, क्योंकि यहां पे भी 9:10 का रेशियो है, यहां पे भी 9:10 का रेशियो है, ये तो 200 ही होगा, अलग से फिर से निकालने का जरूरत नहीं था। टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हीट सोल्ड बाय सेलर सी इज 22, सी का जो व्हीट है कितना है 22 kg है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड एंड व्हीट सोल्ड इज 10, यानी राइस या तो 12 kg होगा या फिर राइस 32 kg होगा, क्योंकि भाई डिफरेंस बोला है ना कि राइस और व्हीट कितना कितना है 10 kg के डिफरेंस में है, तो 22 से या तो 10 ज्यादा होगा या फिर 10 कम होगा, तो 12 भी हो सकता है 32 भी हो सकता है। डिटरमाइन द टोटल नेट रिसीव, डिटरमाइन द टोटल नेट अमाउंट रिसीव बाय सेलर सी आफ्टर सेलिंग ऑल हिज राइस। चलो ये तो इंटू हो जाएगा 22 kg करके, कितना 22 kg को 180 करके बेचेगा, इसको जितना भी होगा सी कितना करके बेचता है 150 करके, बट निकाल नहीं पाएंगे ना इसका आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज में से कौन सा लेना है वो फिक्स नहीं है। नेक्स्ट, इफ द प्राइस ऑफ 2 kg ऑफ राइस
सोल्ड बाय सेलर पी। सेलर पी था ही क्या, कोई पी तो था ही नहीं ना। हाँ, इफ द प्राइस ऑफ 2 kg ऑफ राइस सोल्ड बाय सेलर पी is 40% more than the price of 1 kg of rice sold by seller D. seller D का राइस 100 है, इससे 40% ज्यादा 140 रुपीस, बट ये 2 kg का है, तो 1 kg का कितना होगा 70 रुपीस होगा। सेलर पी हमारे चार्ट में नहीं था। द रेशियो ऑफ प्राइस पर किलोग्राम ऑफ राइस टू द प्राइस पर किलोग्राम ऑफ व्हीट सोल्ड बाय सेलर पी इज 5:7। अब ये पी के लिए राइस इज टू व्हीट, समझो, हाँ, पी के लिए राइस इज टू व्हीट कितना है 5:7 है, तो 5:7 है, तो राइस तो निकल ही गया ना। ये कितना है 70 है, तो क्या आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 14, इसमें भी इंटू 14 आएगा तो 98 आ जाएगा आंसर। आंसर 98 है कि नहीं पता नहीं, देखते हैं। देन डिटरमाइन द प्राइस ऑफ 5 kg, तो 5 इंटू 98 कितना हो जाएगा 490 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। आई होप आपको पसंद आया, अच्छा लगा होगा सेशन। इफ 5 kg of rice from seller A is mixed with 4 kg of rice from seller B, तो सेलर A का राइस तो 5 kg 120 रुपए करके, और B का भी राइस 4 kg 180 रुपए करके, तो एटा 600 एंड देन ये कितना आ जाएगा 720, सो 1320 रुपीस टोटल आएगा। ओ नहीं 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 नहीं, अरे यार मैंने ये क्यों किया, क्योंकि द मिक्सचर इज सोल्ड एट 200 पर किलोग्राम। नहीं चलो ये तो निकालना ही था, डिटरमाइन द प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा सीपी। और सेलिंग के टाइम क्या किया हमने, ये जो टोटल जो 9 किलोज है, ये टोटल जो 9 kg है, ये मैंने 200 रुपए करके बेच दिया, तो मुझे कितना मिला 1800 मिला। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट परसेंट होगा, प्रॉफिट परसेंट आपको पता होगा हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। प्रॉफिट कितना है देख लो 480 है, 480 रुपीस का प्रॉफिट है। ठीक है, तो अगर मैं 12 से काटूं, 12 से काटूं तो 4 आएगा, 12 से काटूं तो 11 आएगा। 4/11 होता है 36.36%, क्योंकि नीचे 11 होता है तो परसेंटेज में 9 का टेबल आता है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। So thank you everyone, thanks for joining and listening to me with a hell lot of patience. So I hope आपको आज का क्लास, आज का ये सेशन पसंद आया होगा, एंड इस तरीके से आप एरिथमेटिक और डीआई करके एसबीआई क्लर्क जो एग्जाम सामने आ रहा है उसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जो लोग देखो काफी टाइम से I mean 6 to 10 months या 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको पता नहीं कि कितना बेनिफिट मिलेगा, बट जो लोगों ने अभी अभी प्रिपरेशन शुरू किया उनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। सो टेक केयर, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, signing off everyone.